31 रणवीर पंखुरी। सब लोग अब चले गए थे। इस समय सब ऊपर थे बालकनी में और वैसे ही बैठे थे, किसी ने कपड़े नहीं बदले थे। भूमि, पानी भर गया है, चलिए सब नहा लीजिए। अब सब हमें सर हिला हिला चल पड़ते हैं। पंखुरी का कमरा। पंखुरी कुहू को बाथरूम में नहला रही थी, वही रणवीर खड़ा होकर अपने चेहरे का रंग चुरा रहा था। कुहू, रूपांजल मम्मा। पंखुरी, जी बेटा। कुहू, आप भी आओ ना अंदर। पंखुरी, अगर हम आपके साथ अंदर आ गए तो आपको कौन नहलाएगा। कुहू, मेरा कलर छूट तो गया है, प्लीज अंदर आइए ना थोड़े देर के लिए। पंखुरी कुहू को देखती है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देख रही थी। पंखुरी मुस्कुरा के उठी है और कुहू के पास बाथटब में बैठ जाती है और कुहू के नन्हे नन्हे हाथों को पानी से साफ करते हुए रंग छोड़ाती है। कुहू रणवीर की तरफ देख, पापा आप भी आइए ना अंदर, रूपांशल मम्मा आपका भी कलर छोड़ा देती है। पंखुरी रणवीर कुहू की बात सुन एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर पंखुरी रणवीर की नज़र से मिलते ही तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। रणवीर पंखुरी की इस अदा पे मुस्कुरा देते हैं। तभी कुहू, आइए ना पापा। रणवीर धीरे धीरे बढ़ते हुए पंखुरी के पास आता है और फिर खुद भी बाथटब में बैठ के कुहू को अपनी गोद में ले लेता है और पंखुरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। पंखुरी कैप्टे हाथों से रणवीर के हाथ पकड़ उसके रंग को छुड़ाने लगती है। कुहू और रणवीर तो अपनी मस्ती में लगे थे और दोनों ही पंखुरी को पारेसन करने में। कभी कुहू अपने नन्हे हाथों से पानी फेंकती तो कभी रणवीर। पंखुरी बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी, बस अपने चेहरे के पानी को पोंछ फिर अपने काम में लग जाती। रणवीर अपना हाथ खींच लेता है तो पंखुरी उसे देखने लगती है। रणवीर कुहू को पंखुरी के गोद में बैठ देता है और खुद उठ पंखुरी के पीछे आके उसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए उसके गालों को चूम लेता है। पंखुरी की तो मानो दिल ही बाहर आने वाला था। रणवीर धीरे से, मालकिन सांस लीजिए वरना कहीं हमें न सांस देनी पड़े। पंखुरी रणवीर की बात सुन अपना सर पीछे कर देखने लगती है तो रणवीर उसके होठों को तरफ इशारा कर देता है, पर फिर भी हमारी भोली भाली सी पंखुरी नहीं समझ पाए और उसे कंफ्यूज सी नज़रों से देखने लगी। तो रणवीर एक नज़र कुहू को देखता है जो आर्टिफिशियल डक के साथ पानी में खेल रही थी। रणवीर धीरे से झुक अपने होठ हल्के से पंखुरी के होठों को छू लेती है, वही पंखुरी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। रणवीर पंखुरी के एक्सप्रेशन देख मुस्कुराने लगता है, वही पंखुरी तो जैस लाल कश्मीरी सेब बन गई थी। तभी कुहू, पापा आपका फ़ोन कहाँ है आपका। रणवीर, बाहर है बेटा वो देखो। कुहू जल्दी से खड़े होकर बाहर आती है, फ़ोन लेके आती है और पानी में पंखुरी के गोद में दोबारा से बैठ के फ़ोन खोल लेती है। कैमरा ऑन कर, मम्मा पापा यहाँ देखिए हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। रणवीर तो कैमरा में देख रहा था पर पंखुरी ने तो आंखें ही नहीं उठाई थी। रणवीर, मालकिन ऊपर देखे। पंखुरी धीरे से आंखें खोलती है, एक बार कैमरा की तरफ देखती है, पर जैसे ही नजरें रणवीर से मिलती है तुरंत पीछे पलट उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। रणवीर मुस्कुराने लगता है और उसकी कमर थाम के, बेटा ऐसे ही क्लिक कर दीजिए। कुहू जल्दी जल्दी ढेर सारी फ़ोटो क्लिक करती है। थे रणवीर, बेटा आप जाओ अब कपड़े राम चाचू से पहन लो, तब तक मम्मा हमें भी नहला दे। पंखुरी रणवीर की बात सुन तो मानो बेहोश ही होने वाली थी, अब उसे और ही शर्म आ रही थी। कुहू जल्दी से उठते हुए, जी पापा। पर पंखुरी उसका हाथ पकड़, रुकिए हम आपको कपड़े पहना देते हैं, आप बिस्तर पे जाके आराम करिए, थक गई है आप भी मस्ती करते करते। पंखुरी ये कह उठने लगती है पर उठ नहीं पाती, रणवीर न अब भी उसकी कमर थामे थी। पंखुरी वैसे ही धीरे से बोलती है, बस 2 मिनट में आई। रणवीर हल्के से उसकी कमर में चुटकी काट के छोड़ देता है। पंखुरी जल्दी से उठ के वही रखा बाथरोब पहना देती है और फिर उसके बालों को हल्का सा पोंछ टोलिया लपेट लेती है और धीरे से बोलती है, जाए बेटा बाहर बिस्तर पे बैठे हम आते हैं। कुहू हमें सर हिला के फ़ोन लिए हुए ही बाहर चली जाती है। पंखुरी वैसे ही खड़े थी का उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे पलटने की, वही रणवीर उसके दिल की हालत समझ रहा था और अभी उसे उसको छेड़ने का मन था। वो धीरे से बाहर निकला और उसके पीछे आके खड़ा हो गया और हल्का सा झुक गया उसके गले पे। पंखुरी को गले पे गर्म सांस महसूस होती है तो वो अपनी लहंगे को कस के पकड़ लेती है। रणवीर अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पे रखता और धीरे धीरे सरकाने लगता है और उसके हाथ तक का सफ़र तय कर उसकी मुट्ठी को खोल अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियों को फंसा लेता है और उसके गले पे अपने होंठ चलाने लगता है। पंखुरी की सांसें भारी होने लगती है। पंखुरी से जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो धीरे से, मालिक। रणवीर वैसे ही धीरे से, जी मालकिन। पंखुरी अपने हाथ छोड़ाने लगती है तो रणवीर उसके हाथों को आज़ाद कर उसकी कमर को थाम झटके से पलट देता है और अब सामने से उसके गले और कॉलर बोन को चूमने लगता है। पंखुरी अपने हाथ रणवीर के सीने पे रख लेती है और हल्की हल्की आहें भरने लगती है। रणवीर पंखुरी की आहें सुन जैसे और पागल हो रहा था, वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथटब में लेटा देता है, खुद उसके ऊपर आ जाता है और झुक उसके गले को चूमने लगता है, साथ ही अपने हाथ उसकी खुली कमर पे चलाने लगता है। रणवीर अपने दूसरे हाथ को उसकी पीठ पे रखते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी खींच देता है और फिर कंधे से सरका देता है और अपने होंठ चलाने लगता है। पंखुरी भी अब खोने लगती है रणवीर की बाहों में। रणवीर उठ के उसके होठों के पास आता है और एक बार फिर टूट पड़ता है पंखुरी के होठों पे। पंखुरी के लिए ये पहली बार था, इस वजह से उसे सांस लेने नहीं आ रही थी।
रणवीर जैसे ही ये फील करता है वो पंखुरों के होठों को छोड़ देता है। पंखुरी जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रणवीर पंखुरी के बालों को सहलाने लगते हैं। पंखुरी की सांस वापस से नॉर्मल होती है। वो धीरे से रणवीर को देखती है जो अपनी आंखों में शरारत लिए बस उसे देख रहा था। पंखुरी शर्मा के अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपा लेती है तो रणवीर मुस्कुरा के, मालकिन चलिए बाहर वरना ठंड लग जाएगी अब। पंखुरी वैसे ही हाँ में सर हिला देती है तो रणवीर, चले आपको नहला दे। पंखुरी वैसे ही मुंह छुपाए, ना में सर हिला देती है। रणवीर वैसे ही उसे धीरे से लेके उठता है और शावर के नीचे लाके खड़ा कर देता है और शावर ऑन करता है। धीरे धीरे सब रंग और मिट्टी निकल के जमीन पे वो था जो बचा कुचा था। रणवीर फिर पास रखा बाथरोब निकाल खुद को कवर कर कोल्जेस्ट रूम में चला जाता है। कुछ देर में दोनों बाहर थे। पंखुरी कुर्ती पर जो पहने कुहू को तैयार कर रही थी वो सो चुकी थी थक के। रणवीर कुहू के एक साइड लेता पंखुरी और कुहू को देख रहा था। पंखुरी कुहू को अच्छे से सुला उसके बाल सुखा देती है टॉवल से ही और फिर खुद भी वही लेट जाती है और कब कुहू को थपकी देते देते सो जाती है पता ही नहीं चलता। रणवीर भी सो चुका था अब। 32 कारण मधु की शादी 5 साल पहले। इधर करण के बाद में तो जैसे तूफान आया था। करण मधु इस समय बाथटब में थे और सारा पानी बाहर यहाँ वहाँ फैला था। करण लेता था और मधु उसके ऊपर चढ़ के बैठी थी और उसके खुले सीने पे उंगली चला रही थी। करण मधु के हाथ को पकड़, मधु देखो तुम आग से खेल रही हो, महंगा पड़ेगा तुम्हें बहुत। मधु अपना हाथ छोड़ा उसके गले पे किस करते हुए, सस्ती चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं करण साहब। करण उसकी बात सुन उसे देखता है और एक झटके से उसे पकड़ के पलट देता है। अब मधु नीचे और वो ऊपर था उसके। कारण बोला था ना महंगा पड़ेगा। मधु उसके गले में बाहें डाल उसे आपने करीब खींच उसके होठों पे अपनी सांसें छोड़ते हुए, तो देर किस बात की प्रूव करोए। करण उसकी बात सुन उसके होठों को अपने हाथों में कैप्चर कर लेता है और चूमने लगता है। शुरू में तो वो आराम से किस कर रहा था पर समय के साथ उसकी किस डीपली और वाइल्डली हो जा रही थी। कारण के हाथ अब उसके कमर और पेट पे चलने लगे थे और धीरे ऊपर जा रहे थे। लगभग 15 मिनट लगातार किस करने के बाद करण मधु के हाथों को छोड़ देखता है मधु का पूरा चेहरा लाल हो गया था। कारण खुद उठ के उसकी कमर पकड़ उधर खड़ा करता है और गोद में उठा के शावर के नीचे लाके खड़ा कर देता है और एक बार फिर उसके होठों पे कब्जा कर लेता है और अपने हाथ को पीछे उसके ब्लाउज के हुक और डोरी पे रख खोलने लगता है और एक झटके से खींच बाहर फेंक देता है। मधु अब उसके सामने बस अपने लहंगे में थी। बॉल यूजफुल डोरी होने की वजह से उसने इन्हें कुछ नहीं पहना था। इस बात का एहसास करण को नहीं था, वो तो बस मधु को परेशान कर रहा था। पर अब जैसे ही उसे एहसास होता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। कारण मधु के हाथों को छोड़ जाने लगता है बाहर, तभी मधु उसका हाथ पकड़ लेती है। कारण बिना पलटे, जाने दो बच्चा वरना मैं रोक नहीं पाऊंगा। मधु उसका हाथ छोड़ उसे पीछे से गले लगा लेती है। कारण का तो दिल ही धड़कने लगता है। कारण ओपन एक्ट था जिस वजह से वो मधु के सीने को अपने पीठ पे महसूस कर सकता था। कारण अपनी सांसों को काबू कर, बच्चा मत रोको वरना बहुत गलत हो जाएगा। मधु अपना सर उसकी पीठ ले रगड़ते हुए, आज नहीं साहब, पिछले 9 सालों से आपके लिए तड़प रही हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता आपसे दूरी। कारण वैसे ही, पर बच्चा अभी हमारी शादी नहीं हुई है तो और गलत है। मधु वैसे ही, गलत हमारी शादी हो गई है, आपको याद नहीं हमारा आपसे शिमला के मीटिंग में मिलना और वहाँ आपका मेरा ड्रंक करना और उसके बाद मंदिर में जाके शादी करना। कारण मधु की बात सुन 5 साल पहले को वो रात याद करने लगता है। 5 साल पहले विनय अभिमन्यु करण मधु प्लान करते शिमला में मिलने का, वरना जब से विनय हुकुम सा बना था ये एक साथ कभी नहीं मिल पाते थे। तब सब ने 3 दिन की ट्रिप का प्लान किया और सब खूब मस्ती किए थे। आज आखिरी रात थी शिमला में, कल शाम में सबकी फ्लाइट थी। अभिमन्यु, यार विनय चलना क्लब चलते हैं। मधु, हाँ भैया मेरा भी बहुत मन है, चलिए ना, ये पास में ही है एक क्लब। करण, बच्चे अलाउ नहीं होते क्लब में। मधु, ओह हेलो आई एम 18 सो बच्चे आप होंगे हम नहीं। अभिमन्यु, बेटा पर अभी 1 मंथ का टाइम है उसमें। मधु, हाँ तो हो जाऊंगी ना, पर मुझे जाना है, दैट्स फाइनल। फिर विनय को देख उसके पास जाके उसकी बाजू को पकड़ मस्का लगाते हुए, भाई प्लीज ना ले चलिए हमें भी। विनय, ओके। बस अब विनय ने हाँ बोल दी तो किसी की हिम्मत नहीं ना बोले। सब तैयार होके क्लब आते हैं। सबने ब्लैक थीम पे ड्रेस पहनी थी, सारे बाय ब्लैक शर्ट जीन्स और मधु ब्लैक मिडी हाई हील्स। सब खूब मस्ती कर रहे थे। तभी मधु, मैं आपने लिए जूस लेके आती हूँ। कारण, बैठो मैं ऑर्डर करता हूँ। कारण सबके जूस ही मांगता है क्योंकि वो सब भी मधु के साथ ड्रिंक नहीं कर सकते थे। पर वेटर से गलती हो जाती है। वेटर जूस तो लाता है पर उसमें ड्रग्स भी मिला देता है किसी और का ऑर्डर समझ के। सब ने वही पी लिया और अब धीरे धीरे सबको चढ़ने लगी थी, खास तौर पे मधु को। विनय ये चीज़ समझ चुका था। वो सबको देख, चलो सब यहाँ से तुरंत। सब बाहर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। विनय किसी तरह ड्राइव करते हुए आगे आता है पर अब उसे ड्राइव नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो वही रोक देता है। तभी मधु जो करण के बगल में बैठी थी वो करण को देख, करण आप कितने गंदे हैं ना। करण वैसे ही नशे में, क्यों मैंने क्या किया है।
मधु आपने मुंह पे हाथ रख, कितने भोले बन रहे हैं, जैसे कुछ पता ही ना हो। मतलब देखा भाई आपने इन्हें, कितने इनोसेंट बन रहे हैं और आप कहते हैं करण बहुत अच्छा है। विनय, अच्छा तो है मेरा भाई। मधु, अच्छे है तो मुझे रुलाते क्यों है, हमेशा कितना प्यार करती हूँ इनसे, पर ये तो जैसे कुछ समझते ही नहीं। कितनी बार प्रपोज कर चुकी हूँ पर ये तो बस ये कह के पला झाड़ लेते हैं। मधु अभी तुम बच्ची हो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनो। अभिमन्यु, तो क्या गलत बोला, अभी पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाओ फिर इसे शादी कर लेना। मधु, और तब तक ये किसी और से शादी एक लिए तो। विनय, नहीं करेगा, मैं हूं ना। अभिमन्यु, हाँ अगर इसने किया तो इसकी बीवी भगा दिया जाएगा। ठीक है करण। कारण, अरे मैं खुद नहीं करूंगा किसी से शादी, में तो जिंदगी भर के लिए बस अपनी इस बच्चा का हूँ। मधु, नहीं हमें प्रूफ चाहिए कि ये हमारा वेट करेंगे तब तक। विनय, पर कैसे प्रूफ दे हम। करण, चलो मैं प्रूफ देता हूँ, कह वो उसका हाथ पकड़ उतर जाता है, उसके पीछे वो दोनों भी सामने। करण को मंदिर दिख रहा था। करण मधु और सबके साथ वही आ जाता है और मधु को खड़ा कर, चलो मैं शादी कर लेता हूँ तुमसे अभी, और बाकी जब तुम डॉक्टर नाम जाना तो दोबारा कर लेंगे सबके सामने। मधु, ओके। अभिमन्यु, मैं कन्यादान कर दूंगा। विनय, मैं पंडित, सब मंदिर में ही हवन, खुद पास बैठ जाते हैं। एक तो रात था तो वहाँ कोई था नहीं। तभी मधु, पर मैं पहनूं क्या, मेरे पास तो कपड़े नहीं है। विनय, इसी में कर लो। मधु, नहीं मुझे शादी का जोड़ा चाहिए। ये कहते हुए यह वहाँ देखती है तो सामने राधा कृष्ण जी बड़ी सी मूर्ति थी। मधु, आप 5 मिनट दे हमें। ये कह वो राधा जी के पास जाती है और बगल में रखा उनका दूसरा कपड़ा उठा उसके पीछे जा पहन लेती है, वहीं से कुछ चुड़िया भी और बाहर आती है। मधु इस समय लाल पीले रंग का लहंगा पहनी थी जो उसे फाइटिंग हुआ था, लेहंगा थोड़ा सा छोटा था क्योंकि उसके पैर दिख रहे थे। मधु, कैसी लग रही हूँ। सब एक साथ, बहुत प्यारी। मधु, चलिए तब शुरू करिए शादी। विनय, अभिमन्यु तू वीडियो भी बनाना। सब अपनी अपनी जगह बैठते हैं। विनय यूट्यूब से देख देख के शादी करा रहा था। विनय, सिंदूर। अभिमन्यु, भगवान से ले ले। विनय उठ के सिंदूर लेके आता है और मधु की मांग भर देता है, फिर आपने गले की माला निकल मंगलसूत्र पहना देता है। दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं तो विनय जल्दी से अपनी कृष्ण जी का दुपट्टा लाके करण को पहना देता है, मधु के चुन्नी में बंध देता है। दोनों की इसी तरह शादी हो जाती है। विनय, ये चलो हम सबके पैर छू। मधु, करण विनय का पैर छूते हैं। विनय, जल्दी से मुझे बड़े पापा बनाओ। मधु शर्मा के, क्या भैया आप भी। विनय कैमरा ले लेता है और बोलता है अब आपने साले साहब का छू करण। कारण मधु अभिमन्यु के पैर छूते हैं। अभिमन्यु, मुझे मामा बनाओ। सब फिर मंदिर से बाहर आते हैं। मधु फोन लेके वो वीडियो अपने फोन में शेयर करती है, कारण में करती है, विनय में करती है। विनय, चलो कार में बैठी, बहुत ठंड है यहाँ। सब कार में बैठते हैं और कब सो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अगले दिन मधु की नींद सबसे पहले खुलती है वो अपना सर पकड़, यार ये सर क्यों इतना दर्द हो रहा है। भी अभिमन्यु करण विनय भी उठाते हैं, सबका सर बहुत दर्द हो रहा था। विनय, यार इस वेटर ने गलती से गलत ड्रिंक दे दी थी। तभी करण आपने बगल में बैठी मधु को देख, ये क्या है। सब मधु को देखने लगते हैं। मधु वही वो कंफ्यूजन में सबको देख रही थी। मधु, क्या हुआ। सबको हल्का हल्का याद आने लगता है। विनय, अभिमन्यु वीडियो। अभिमन्यु तुरंत अपना फ़ोन निकल चेक करता है तो उसे गैलरी में ही पहला वीडियो दिख जाता है। अभिकांति तुरंत प्ले करके देखता है तो मधु की आंखें बड़ी हो जाती है, वही सबकी किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विनय, पहले होटल चलते हैं। सब होटल के लिए निकल लेते हैं। मधु और सब फ्रेश होके मधु के कमरे में ही बैठे थे। करण, देखो जो हुआ नशे में हुआ, इसलिए हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। अभिमन्यु, करण सही कह रहा है। विनय, जैसा तुम लोग को ठीक लगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। टाइम हो गया है, तैयार हो जाओ, निकालना है। सब उठ के आपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मधु की वैसे ही रुलाई छूट जाती है। लगभग 1 घंटे रोने के बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। वो उठ तैयार होकर सबके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, पर उसने एक बार भी अपना चेहरा नहीं उठाया था। करण बस उसे देखे जा रहा था, जो लड़की उसे देखने का एक मौका नहीं छोड़ती, आज उसने एक बार भी उसे नहीं देखा। सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मधु जाने लगती है तो करण उसका हाथ पकड़, मधु अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, जो हुआ भूल जाना। बस अब मधु से बर्दाश्त नहीं होता, वो पलट एक थापड़ करण के गाल पे मार देती है। सब उसे ही देखने लगते हैं, पर उसकी लाल आंखें देख सब समझ जाते वो बहुत रोई है। मधु, हिम्मत कैसी हुई आपकी हमको हाथ लगाने की। कारण मधु के मुंह से खुद के लिए कारण सुन जैसे मारने को था। वो कभी उसे बस नाम से नहीं बुलाती थी, हिम्मत या तो जी या साहब लगती थी। मधु रोते हुए, समझ क्या रखा है आपने हमें, कठपुतली हूं मैं, जब जी मैं आया शादी कर लिया, मन भर गया छोड़ दिया। कारण, मैं छोरा नहीं है। मधु, अच्छा चलिए एक बात बताए, आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ या नहीं। आपने तो सीधे फैसला सुनाया, भूल जाओ सब और आगे बढ़ो। अरे कैसे समझाऊं आपको मैं कि कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे, पर आपको तो जैसे ये समझ ही नहीं आता है। बचपन से कह रही हूँ साहब आई लव यू, साहब आई लव यू, पर आपको तो सुनाई ही नहीं देता है, हमेशा हमें टाल देते हैं। बच्ची हुए कह कह के सब बस मधु की देख रहे थे।
मधु, और आओ लोग, आप लोग भी इनका साथ देना, हमारा नहीं, आखिर ये जो दोस्त है आपके मैं क्या हूँ, एक मुंहबोली बहन जिसे भैया ने अपनी सौतेली माँ से लेके पाला था और आपने भी बहन बना लिया। अभिमन्यु विनय करण बस उसे देखने लगे थे तो मधु, क्या सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता, आपके पूजनीय माताश्री का फोन आया था कि बेटा तुम अभिमन्यु की बहन नहीं हो, वो तुम्हारा सौतेला भाई है, पर मैं विश्वास नहीं किया क्योंकि आप मेरे लिए मेरी भाई से ज़्यादा पापा और मम्मा थे। पर आज आपने भी हमसे एक बार नहीं पूछा कि बेटा आप क्या चाहते हो। अभिमन्यु मधु को अपने गले लगा लेता है और उसके पीठ को सहला, माफ़ कर दो बेटा, मेरी गलती है। विनय भी आके उसे गले लगा लेता है। मधु कुछ देर में शांत होकर उनसे अलग होती है और कारण के सामने जाके उसे घूरती है और फिर कॉलर पकड़ अपनी तरफ खींच उसकी होठों पे आपने होठ रख देती है। कारण बस आंखें फाड़े उसे देखने लगता है। वही एयरपोर्ट पे बाकी लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। मधु अलग हाइक उसके, करण साहब आप चाहे या नहीं पर अब आप हमारे पति और हम आपकी पत्नी, और ये रिश्ता अब कभी नहीं टूट सकता है, समझे। आज तो जा रही हूँ पर जिस दिन कुछ बन गई उस दिन वापस आऊंगी, आपन हक लेने, और आपको देना भी पड़ेगा। तब तक लिए अगर आपने किसी और लड़की को देखा भी ना तो सोच लीजिएगा। ये कह वो अपना सामान लेके आगे बढ़ जाती है। कारण अभी भी बस उसे वैसे ही देखे जा रहा था और वो चेकिंग करके आगे बढ़ जाती है। अभिमन्यु, मैं भी चलता हूँ। विनय हाँ मैं सर हिला देता है तो वो भी चला जाता है। विनय फिर करण को देख, ओ छोटे शेर, एक साथ 5-5 आदमी को पीट देते हो, आज एक लड़की से नहीं बच पाए। कारण उसे घूर के देखता है फिर आगे बढ़ जाता है। प्रेजेंट। ये सब याद कर करण के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। CH33 करण मधु हुए एक। प्रेजेंट। ये सब याद कर करण के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। मधु करण को अभी भी वैसे ही पीछे से पकड़े थी और उसके पीठ को महसूस कर रही थी, साथ ही अपना हाथ उसके सीने और पेट पे चला रही थी। करण उसका हाथ पकड़, बच्चा आखिर मौका दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे वरना इसके बाद जो होगा बहुत पछताओगी। मधु करण की बात सुन एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर धीरे से अपना हाथ खींच लेती है। करण को थोड़ा अफसोस होता है और वो जाने लगता है, तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मधु उसके पीछे से आगे आ गई थी और उसके पैरों पे खड़ी होकर उसे चूमने लगी थी। करण तुरंत मधु को पकड़ लेता है ताकि कहीं वो गिर न जाए। मधु हल्का सा उसके होठों को बीते कर उसे दूर होती है और उसके आंखों पे हाथ रख, मैं पछताना चाहती हूँ साहब। कारण उसकी बात सुन बंद आंखों से ही उसके करीब आता है और धीरे से कान के पास झुक के उसके कान के निचले हिस्से को बीते कर लेता है, जिससे मधु को हल्की सिसकी निकल जाती है। मधु, शुश। कारण उसके कान में, बी रेडी बेगम साहिबा, आज आपको इस आपके साहब से कोई नहीं बचा पाएगा। ये कह वो वैसे ही उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मधु गिरने के डर से जल्दी से अपना हाथ उसके आंखों से हटा के उसके गले में डाल लेती है। कारण वैसे ही लेके उसे कमरे में आता है और बहुत ही प्यार से बिस्तर पे लेटा उसके माथे को चूम लेता है। मधु उसे अपनी आंखों में प्यार लिए देख रही थी, तभी करण की नज़र उसे कहीं और महसूस होती है और उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो उसका चेहरा लाल होने लगता है। कारण उसके सीने को बहुत ही इंस्टेंस नज़रों से देख रहा था। मधु जल्दी से पलट जाती है। कारण के सामने अब मधु की गोरी पीठ थी। कारण उसके पीठ पे आपने होठ रख, बच्चा ऐसे छुपने से अब कुछ नहीं होगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता तुम्हें अपना बनाने के लिए। ये कहते हुए वो उसकी पीठ को और गहराई से चूमने लगता है और साथ ही बाइट भी करने लगता है। मधु अपने हाथ पिल्लों पे कस देती है। कारण उसके पीठ पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां आपने दांतों के छाप न छोड़े हो। मधु से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो पलट जाती है, पर शायद वो भूल चुकी थी आगे भी वो नकेड है। कारण मधु के ये करते ही मुस्कुराने लगता है जैसे कि वो यही चाहता था। कारण तुरंत झुक उसके गले को चूमने लगता है और साथ ही बाइट भी और लिक भी। उसके हाथ मधु के सीने पे थे जिनसे वो उसे फील कर रहा था। वही मधु करण के ऐसे छूने और किस करने से जैसे पागल हो रही थी। मधु किसी तरह खुद को सांसों को कंट्रोल कर, साहब बस करिए अब हम नहीं सह पाएंगे। कारण उसके गले से कॉलर बोन और फिर धीरे से नीचे आते हुए उसके सीने को चूमता है और उसके सीने में अपना चेहरा रगड़ते हुए, पर अब करना पड़ेगा जान, आपने ही हमें उकसाया है। ये कहते हुए उसके सीने पे भी हल्का सा बाइट कर लेता है और फिर लिक करते हुए नीचे आने लगता है। कारण इस समय मधु के पेट को चूम रहा था और दूसरे हाथ से उसके लहंगे को उसके शरीर से जुड़ा कर रहा था। कुछ देर में मधु उसके साम बस अपनी ब्लैक कलर के इन में ही थी। कारण झुक उसके पैरों पे आता है और उसके पैरों को किस कर ऊपर आता है और उसके चेहरे को देखता है जिसपे उसे शर्म की लाली दिख रही थी। कारण उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए, सॉरी बच्चा। मधु ऐसे उसके मुंह से सॉरी सीन उसे आंखें खोल देखने लगती है, तभी उसकी चीख निकल जाती है और साथ ही आंखों से आंसू। करण ने खुद को उसके अंदर इंटर कर दिया था। मधु करण के सीने पे हाथ रख उसे हल्का डाका देते हुए, साहब दर्द हो रहा है प्लीज बाहर आइए। कारण उसके माथे को चूम, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो बच्चा फिर दर्द सही हो जाएगा। कारण कुछ देर वैसे ही उसके चेहरे को चूमता है, फिर जब देखता है मधु को थोड़ा आराम है तो अपनी बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है और साथ ही उसके होठों को चूमना ताकि उसका ध्यान बस दर्द की तरफ ना जाए। कुछ देर बाद उस पूरे कमरे में मधु की सिसकियां सुनाई दे रही थी और करण को तेज चलती सांसें। लगभग 2 घंटे बाद मधु करण को धीरे से खोद से दूर करते हुए, कारण आप प्लीज अब हो गया, थक गई हूं मैं। करण,
बस बच्चा थोड़ा सा और फिर परेशान नहीं करूँगा। एक बार फिर उस कमरे में तेज चलती सांसें दोनों को सुनाई दे रही थी। शाम के 5 बजे जाके कारण ने धीरे से खुद को मधु से अलग किया और उसके चेहरे को देखा जो आला बंद किए हुए लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने और करण के प्यार को निशानियों से भरा था। मधु धीरे से पलट के सो जाती है। अब उसके इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठ के खुद को साफ कर सके। करण भी उसको हालत समझ रहा था। वो धीरे से उठता है और बाथरूम में जाके गर्म पानी भरता है और फिर रूम में आके मधु को अपनी बाहों में उठा बाथरूम में ले जाता है और उसे वही पानी बैठा देता है और खुद बाहर आके बेडशीट बदलता है। कारण का वो वाइट बेडशीट लाल हो रखा था। विजय नई बेडशीट डाल दोबारा बाथरूम में आता है और मधु को देखता है जो पानी में सो रही थी। मधु को भी गर्म पानी में आराम मिल रहा था। कारण बेडशीट के स्टेन को छोड़ा वही छोड़ देता है। फिर मधु के पास आके पानी में बैठ जाता है। अभी कुछ देर ही हुए थे। कारण मधु की बॉडी को फील कर दोबारा गर्म होने लगा था, पर मधु को हालत देख खुद को कंट्रोल करता है और आधे घंटे बाद खुद निकलता है और मधु के बालों के पास आके धीरे से उसके बालों को धुलता है। तभी उसे पानी के साथ कुछ लाल लाल भी दिखाता है। बेहटा हुआ वो उसके बालों में बीच की मांग फाड़ देखता है तो उसे वह लाल सिंदूर दिखाता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो क्या है। करण, मतलब तुम तब से लेके आज तक ऐसे बालों में सिंदूर लगा के घूमती हो और इसी वजह से कभी भी आपने बालों को बांधती नहीं, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो। करण उसके माथे को चूम धीरे से, सॉरी बच्चा, मेरी वजह से ऐसे छुपा के सिंदूर लगाना पड़ता है तुम्हें, पर चिंता मत करो, आज के बाद तुम भी बाकी के सबकी तरह अच्छे से सिंदूर। फिर उसमें तौलिया लपेटा है। मधु के बाल ज़्यादा लंबे तो नहीं थे पर पीठ तक थे और घने थे, जिसे धुलने में ही करण की हालत खराब हो चुकी थी। करण खुद से, हे भगवान, अभी इसके बाल छोटे हैं तो ये हालत है मेरी। अगर भाभी जैसे कमर तक और भाभी जैसे कमर के हल्का नीचे तक होता तो क्या होता मेरा। फिर खुद का सर झटक, मुझे उसे क्या। फिर वो धीरे से मधु की बॉडी को क्लीन करता है। उसकी बॉडी पे ज़्यादा कलर नहीं लगा था तो इसलिए करण को क्लीन करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। कारण फिर मधु को लेके खड़ा करता है और अच्छे से बाथरूम पहना बाहर लाता है और बेड पे लेटा क्रीम लाता है और उसके बॉडी पे जहाँ जहाँ निशान थे वहाँ वहाँ लगाता है ताकि वो ठीक हो सके। फिर अपनी ही शर्ट निकाल उसे पहना देता है और खुद लोअर पहन वही उसके बगल में सो जाता है उसे बाहों में लिए। इधर विनय का कमरा। विनय अपनी राजकुमारी को लेके बैठा था। वही भूमि आराम से बैठी आपने बाल सुखा रही थी। तभी उसकी राजकुमारी रोने लगती है। भूमि तुरंत अपना टॉवल वही छोड़ विनय के पास आके, क्या हुआ, इसे ऐसे रोने क्यों लगी। विनय, भूल लगी हो शायद। भूमि, हाँ हो सकता है, वैसे भी 1 घंटे से तो वैसे ही है। भूमि जल्दी से दूध बनाती है और अपनी राजकुमारी को लेके बैठ जाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। विनय जो उसे देख रहा था वो उसके पास आके तौलिया लेके उसके पीछे बैठ जाता है और उसके बालों को सुखाने लगता है, जिसे महसूस कर भूमि, हुकुम सा रहने दीजिए ना आप, हम सुखा लेंगे, आप आराम करिए, वैसे भी आज आपको बहुत लोगों के घर जाना है। विनय उसके बाल वैसे ही सुखाते हुए, जाना तो तुम्हें भी है तो आराम तो तुम्हें भी करना चाहिए, वैसे भी मुझसे ज़्यादा तो तुम थकी होगी पूरी रात जो काम किया। भूमि, वैसे ही ऐसा नहीं है, और जहाँ तक आराम की बात है रात में कर लेंगे। विनय, रात में तो मैं भी कर लूँगा। भूमि, फिर आपको राजकुमारी को कौन देखेगा। विनय, मैं। भूमि, अच्छा जी, अभी भी आपको आराम नहीं करना और रात में भी राजकुमारी को देखना है, फिर सोएंगे कैसे। विनय तौलिए को किनारे रख उसे अपनी बाहों में पीछे से बाद उसके गले पे अपनी थूडी रख कहता है, जब तुम दोनों मेरे पास रहती हो तो वैसे ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है, और अगर गलती से थोड़ी बहुत बची रही तो तुम मुझे मेरी फेवरेट पिंक कैंडी दे देना, सारी थकान उसे ही खत्म हो जाएगी। भूमि उसकी बात सुन उसे अजीब नज़रों से देखती है। विनय, नहीं समझ आया। भूमि, नहीं। विनय उसे हाथ से राजकुमारी को लेके बिस्तर पे ले लाता है और फिर राजकुमारी को देखा बेटा, आपकी मम्मा को कुछ समझ ही नहीं आता, अब लगता है हमें प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। राजकुमारी भी हल्की हल्की सी आवाज़ निकलने लगती है जैसे वो भी अपने पापा के साथ है। वही भूमि बस इन दोनों बाप बेटी की जोड़ी को अजीब तरह से देख रही थी। तो विनय वैसे ही उसके गले में बहे डाल उसे आपने करीब कर उसके मुलायम होठों पे आपने सख्त हाथ रख देता है, जिसे फील करते ही भूमि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। भूमि बस आंखें खोले उसे देख रही थी, जिसे फील कर विनय अपने हाथ उठा उसके आंखों पे रख देता है। भूमि धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर विनय का साथ देने लगती है। विनय भूमि का साथ पाते जैसे पागल ही हो गया था वो, और डीपली और वाइल्डली उसे किस करने लगता है। वही भूमि भी अपने हाथ विनय के बालों में घुमाने लगती है। कुछ देर बाद विनय भूमि के होठों को छोड़, रानी सा अब समझ आ गया मैं किस कैंडी की बात कर रहा था। भूमि साराम से अपनी आंखें झुका, हम मासा को देख के आते हैं, ये कह जाने लगती है तो विनय उसका हाथ पकड़, मासा सोई है इसलिए आप भी सो जाए एयर, ये कह वो उसे खींच लेता है। भूमि एक झटके से उसकी बाहों में आके गिरती है। विनय उसे वैसे ही लेके बिस्तर पे पलट देता है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए, सॉरी। भूमि उसे देखने लगती है तो विनय, तुम्हें इतना पारेशन करने के लिए, तुम्हारे कंधों पे इतनी जिम्मेदारी देने के लिए, भूमि सच्ची मुझे माफ़ कर दो कि इतनी सी उम्र में तुम्हें बीवी बहू माँ पता नहीं और क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे वजह से। भूमि उसके चेहरे को हाथ में लेके, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ।
विनय, भूमि कोई भी हो तुम तो अभी बस 18 की हो, इससे पहले जो चुड़ैल चाची थी वो तो बस 25 की था, तब भी कुछ नहीं संभाल पाती थी और देखो बस 1 महीने में ही सब छोड़ के चली गई, जबकि उन्हें तो इतना करना भी नहीं पड़ता था, बस चाचा का महल देखना था, वो भी सिर्फ 4 दिन हफ्ते में, बाकी के दिन चाचा ही देखते थे घर से। भूमि, चुड़ैल चाची कौन? विनय, कुहू की मम्मी और कौन? भूमि, कुहू को मम्मी जिंदा है। विनय, हाँ और वो जो टीवी पे हीरोइन नहीं आती है वही है कुहू को मम्मी। भूमि, क्या वो कुही मम्मा है? फिर वो चाचू को क्यों छोड़ के गई और कुही को भी? विनय, क्योंकि उन्हें अपना करियर बनाना था और कुहू और चाचू उनके और उनके करियर के बीच रुकावट बन रहे थे। भूमि, तो इसलिए वो छोड़ के चली गई। विनय, हाँ। भूमि, कितनी गंदी है, कोई कुछ पैसे के लिए कैसे जा सकता है अपनी बच्ची को छोड़ के? विनय, कोई क्या, चुड़ैल चाची ही जा सकती है, खुद देख लो। भूमि, चलिए कोई ना, अच्छा है चली गई, इसी बहाने हमें इतनी प्यारी चाची मिल गई, वरना अगर वो रहती तो रूपांशल चाची का क्या होता? तभी कोई बोलता है कुछ नहीं होता। भूमि, विनय आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां रणवीर खड़ा था पंखुरी के साथ। भूमि जल्दी से उठती है और विनय भी। भूमि खड़े होते हुए, आइए ना चाचू, वहां क्यों खड़े हैं? दोनों अंदर आते हैं। पंखुरी तो राजकुमारी के पास जाके बैठ जाती है और उसे खिलाने लगती है। वही रणवीर दूसरे साइड से बैठ जाता है। रणवीर, हाँ तो क्या बातें हो रही थी दोनों की? भूमि, अरे कुछ नहीं चाचू, बस ऐसे ही। रणवीर, बेटा विनय ने आज पहली बार एक बात सही कही है कि अच्छा है मेरा डाइवोर्स हो गया इसकी चुड़ैल चाची से, वरना कहीं मुझे खुद ही उसे डाइवोर्स देना पड़ता। भूमि, ऐसा क्यों? रणवीर, इसका जवाब उसके साथ रह के देख लेना, वैसे ही अगले हफ्ते मुंबई जाना है सबको, वहाँ मेरे दोस्त के बेटे की शादी है और सबका जाना जरूरी है, और वहाँ वो आएगी तब मिल लेना और देख लेना कैसी है वो। तभी पंखुरी, साहब वो बोलिए ना, जिसके लिए क्या यहाँ आए थे? रणवीर, हाँ सुनो दोनों ध्यान से। विनय जल्दी से रणवीर के पास बैठ उसके मुंह के पास कान लगा लेता है। रणवीर उसे ऐसे देख, क्या है? विनय, आप ही ने तो बोला सुनो ध्यान से, इसलिए ऐसे किया। रणवीर उसके सर पे तपली मार, सुधार जा, एक बच्चे का बाप बन गया है। विनय अपना सर सहलाने लगता है और मुंह बना के रणवीर को देखने लगता है। रणवीर, मैंने और पंखुरी ने मिलकर कल पूजा करवाने की सोची है, इसलिए मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने कल का मुहूर्त शुभ बताया है। भूमि, कैसी पूजा चाचू? रणवीर, तुम सब की शादी हुई है और कुछ पूजा नहीं हुआ, भाभी होती तो अगले दिन ही कराती, इसलिए मैंने सोचा अब मैं ही करा देता हूँ। विनय, पर चाचू इसकी जरूरत नहीं है। रणवीर उसे एक तपाली और मार, तुझे पूछा नहीं है बताया है। विनय, आपने सर पे हाथ रख, तो फिर ऐसे क्यों बोल, सोच रहा हूँ। रणवीर, बिन अकल के बैल, चुप रहेगा कुछ देर। विनय अपनी मुंह पे उंगली रख लेता है। तो रणवीर दोबारा बोलता है, तो बेटा पूजा कल ही कराने की सोच रहा था, तो तुम्हारी चाची ने बोला क्यों न कल ही अपनी नन्ही राजकुमारी का नामकरण भी कर दिया जाए। तुम बताओ हो सकता है क्या CH34 चपल पिटाई? तो रणवीर दोबारा बोलता है, तो बेटा पूजा कल ही कराने की सोच रहा था, तो तुम्हारी चाची ने बोला क्यों न कल ही अपनी नन्ही राजकुमारी का नामकरण भी कर दिया जाए। तुम बताओ हो सकता है क्या? भूमि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। रणवीर पंखिरो, विनय उसे ऐसे देख तुरंत उसके पास आते हैं। विनय, क्या हुआ रानी सा, तुम रो क्यों रही हो? रणवीर, बच्चा अगर मेरी वजह से रो रही हो तो माफ कर दो, मेरा तुम्हें रुलाने का मकसद नहीं था। भूमि रणवीर के पास आके उसे गले लगाते हुए, थैंक यू चाचू मेरे बेटी के लिए इतना सोचने के लिए। रणवीर उसके सर पे हाथ रख, बेटा इसमें थैंक यू बोलने जैसा क्या है, ये तो करना ही था हमें, अब राजकुमारी को बिना नाम के कब तक बुलाते हम लोग? भूमि, फिर भी चाचू राजकुमारी नाजायज़ है, इसलिए हमें लगा कि आप लोग। विनय चिल्ला के, चुप बिल्कुल। भूमि डर के रणवीर को और कस के पकड़ लेती है। रणवीर, विनय क्यों डरा रहे है बच्ची को? विनय, तो और क्या बोलूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाजायज बोलने की, वो मेरी बेटी है, समझा दीजिए रानी सा को। ये कह वो राजकुमारी को गोद में उठा वहां से गुस्से में चला जाता है। वही सब उसे देखने लगते हैं भूमि और रोने लगती है। पंखुरी आके उसे सर को सहलाती है। रणवीर, बेटा नहीं बोलना था ना। भूमि, सॉरी चाचू, पर बस मुंह से निकल गया गलती से। रणवीर, चलो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, और एक बात, इस बार मैं माफ़ कर रहा हूं, पर अगली बार मेरी राजकुमारी के लिए ऐसे शब्द का उपयोग किया ना तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। भूमि हमें सर हिला देती है तो रणवीर उसके आंसू पहुंच, चलो अब चुप हो, कब तक ऐसे रोऊगी, पता चले रोने से आंखें सूज जाए और फिर कल फंक्शन में फोटोज में काली माता लगो। भूमि चिढ़ के, चाचू। रणवीर हंसते हुए, अच्छा चलो नहीं बोलता हूँ, लेकिन अब उठो और तैयारियों में लगो, कल सुबह ही पूजा है। भूमि, जी पर चाचू नाम तो बुआ रखती है ना, तो मधु और छोटी बहिनी को रखना होगा ना। रणवीर, हाँ रखती है, पर अभी राजकुमारी की बुआ है तो नहीं यहाँ, इसलिए बस मधु रुक देगी। भूमि, पर एक बार कोशिश करिए, शायद बहिनी आ जाए। रणवीर,
मैंने फ़ोन किया था उसे होली से पहले आने के लिए, पर उसे छुट्टी नहीं मिली होली की, इसलिए होली पे ही नहीं आ पाई, तो अब कैसे आएगी? भूमि: जी। पंखुरी: अच्छा, अब बाकी की बातें कल करिएगा, अब लोग अभी चलिए तैयारियां करने, वैसे भी आज खाना में मटन बना था तो पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी और कथाही गंगा जल डालना पड़ेगा ताकि कल पूजा हो सके। भूमि: जी चलिए। तीनों रूम से बाहर आते हैं और किचन में जाते हैं सबसे पहले। भूमि पंखुरी किचन की सफाई कर रहे थे, पर भूमि का ध्यान वहाँ था ही नहीं, वो तो बस अपने रूठे हुए पति को मारने के बारे में सोच रही थी। पंखुरी: आप जाए मंदिर की सफाई कर लीजिए, हम यहाँ देख लेते हैं। पर भूमि पंखुरी की बात का कोई जवाब ही नहीं देती। ये देख पंखुरी पीछे पलट के देखती है तो भूमि गैस को पोंछ रही थी, साफ कपड़े से, फिर दोबारा गंदे कपड़े से, फिर साफ। पंखुरी ये देख उसके पास आती है और उसके कंधे पे अपना हाथ रखती है, जिससे भूमि चुप जाती है और फिर अपने सीने पे हाथ रख, चाची। पंखुरी: जी हाँ चाची, और पहले आप ये छोड़िए और आइए मेरे साथ, ये कह वो उसे कपड़ा लेके साइड में रखती है और फिर उसका हाथ पकड़ चेयर पे बैठती है। पंखुरी: अब बताइए क्या बात है, कहाँ खोई है इतना? भूमि: कहीं तो नहीं चाची। पंखुरी: देखिए आप ये झूठ किसी और से बोलिएगा, हमसे नहीं, इसलिए अब शांति से बताइए क्या बात है, वरना अब हम सास बन के पूछेंगे। भूमि उसकी बात सुन मुस्कुराने लगती है और फिर पंखुरी के गाल खींच के, आप ना ऐसे मत करिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप स्वीट स्वीट ही अच्छी लगती है। पंखुरी हंस के, है ना, तो चलिए अब बताइए क्या बात है, कहाँ खोई है आप? भूमि: खोई नहीं हूँ चाची, बस परेशान हूँ। पंखुरी: हुकुम सा नाराज है इसलिए? भूमि हमें सर हिला देती है तो पंखुरी उसके चेहरे को अपने हाथ में भर तो जाए, उन्हें मनाए, ऐसे खड़े होके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। भूमि: कैसे मनाए, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, वो बहुत नाराज है, देखा नहीं आपने कैसे गुस्से में गए। पंखुरी: तो उसमें उनकी भी तो गलती नहीं है, आपने बात ही ऐसी की है, कोई भी नाराज होगा। भूमि सर नीचे करके, सॉरी। पंखुरी: किसी बारी? भूमि: किसकी बारी नहीं चाची, सॉरी सॉरी मतलब कि जब हमसे कोई गलती होती है तो हम माफ़ी मांगते हैं ना, तो उसी को इंग्लिश में सॉरी कहते हैं। पंखुरी: अच्छा, तो अब आप हमें सॉरी ना बोले, हम नाराज नहीं हैं आपसे, जो नाराज है उन्हें जाके बोले। भूमि: वो नहीं मानेंगे बस सॉरी से। पंखुरी: कोशिश तो करिए। भूमि: जी, पर चलिए पहले काम खत्म करते हैं। पंखुरी: आप काम रहने दीजिए, हम अकेले कर लेंगे, इसलिए आप परेशान ना हो। भूमि: अरे नहीं, इतना बड़ा महल है, आप अकेले कैसे करेंगी, हम हैं ना आपकी मदद के लिए, चलिए। दोनों दोबारा काम पे लग जाती है। इधर करण के कमरे के बाहर कोई नॉक करता है, जिसे करण की नींद खुल जाती है। करण अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी बाहों में मधु दिखाती है, जो किसी बिल्ली के बच्चे जैसे उसके में चिपक के सोई थी। करण के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसके माथे को चूम लेता है। तभी एक बार और कोई गेट नॉक करता है। करण: किसे चैन नहीं है, अब सच में चाचू गलत नहीं कहते, इस घर में सब भटकती आत्मा है। करण उठ के दरवाजा खोलता है तो वहाँ श्याम अपने दांत दिखाते खड़ा था। करण: क्या है? श्याम: वो आपको चाचू बुला रहे हैं। करण: तू चल, मैं आता हूँ। ये कह वो गेट बंद करने लगता है। तभी श्याम अपना हाथ बढ़ा उसके सीने पे हाथ रख, भैया ये किस बिल्ली ने काटा आपको? तभी वहाँ अभिमन्यु भी आ जाता है और अभिमन्यु श्याम के ऊपर लटक के, सिर्फ कटा नहीं है, पंजा भी मारा है, देख कंधे पे निशान है। करण आना सर पिट लेता है, वो जान चुका था अब ये बात पूरे महल में ये दोनों मिलके फैलाएंगे, जैसे जंगल में आग हवा फैलाती है। तभी अभिमन्यु करण के सामने आके, जीजा जी सच बोलना, ये मेरी बिल्ली में किया है या किसी और की बिल्ली ने? करण उसकी बात सुन उसे ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। तभी अभिमन्यु अपने सर पे हाथ रख, हे भगवान। अभिमन्यु ये बात इतनी तेज बोला था कि सबको सुनाई दे दी थी। कारण जल्दी से गेट बंद कर बाहर आता है कि कहीं मधु अभिमन्यु की आवाज़ सुन उठ ना जाए। कारण: अबे गधे धीरे बोल। तभी वहाँ विनय आ जाता है। उधर रणवीर राम जो बालकनी में बैठे किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, वो अभिमन्यु की आवाज़ सुन एक दूसरे को देखने लगते हैं। रणवीर: अब क्या हो गया भाई इन दोनों को? राम कंधे उचका देता है। रणवीर: चलो चल के देखते हैं अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा इन चिलगोजों पे। इधर भूमि पंखुरी भी आ गए थे अभिमन्यु की आवाज़ सुन के। रणवीर: क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? वही करण की हालत तो अब सबको वहां देख के ही खराब हो गई थी, वो बस अब अभिमन्यु को देख रहा था, देख क्या घूर रहा था, जैसे मौका मिले और उसे नीम के पेड़ से टांग नीचे लाल मिर्च का धुआं करे। रणवीर: अब बोलेगा? अभिमन्यु: चाचू मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इसने किया है, विश्वास न हो तो शाम से पूछ लीजिए आप। रणवीर शाम को देखने लगता है तो शाम: हाँ चाचू, मैं तो बस यहाँ इन्हें बुलाने आया था। रणवीर: अबे कुत्तों, किया क्या है इसने, ये तो बोलो। अभिमन्यु: मेरी बहन को धोखा दिया है, इसकी शादी 5 साल पहले मेरी बहन से हो चुकी है और ये उसे छोड़ किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है। विनय: क्या बकवास कर रहा है अभिमन्यु, तू और हम सब अच्छे से जानते हैं, करण आज तक कभी किसी लड़की के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखा है, वो कह किसी के साथ कुछ करेगा। अभिमन्यु: तो फिर इश्क सीने पे ये दांतों के निशान कैसे?
श्याम, और कंधे पे नाखूनों के। सबका ध्यान अब करण पे जाता है। भूमि आगे आके, भैया ये तो नीले पद गए हैं, आपने इस पे कुछ लगाया क्यों नहीं? आप रुकिए, हम दवाई लाते हैं। कनखिर, नहीं दवाई न लगाओ, मैं हल्दी पीसी थी मासा के लिए, वो लगा दो उसे, जल्दी ठीक होगा। छोट भूमि, हाँ ये सही है, आप लेके आओ। पनखुरी, हाँ अभी लाइए के। पनखुरी वहां से चली जाती है। रणवीर, करण ये क्या बोल रहे हैं दोनों? करण जो अब सबको बातें सुन सर झुकाए था वो धीरे से, चाचू कमरे में कोई लड़की नहीं है बल्कि मेरी बीवी ही है। अभिमन्यु, झूठ, वो वहाँ कैसे हो सकती है? वो तो आपने कमरे में है, मैं खुद अभी उसे देख के आ रहा हूँ। भूमि, नहीं भैया पमधु आपने कमरे में नहीं होगी, वो तो अपने कमरे में कभी सोती ही नहीं। अभिमन्यु, नहीं सोती ये पता है मुझे, पर अभी आज वो वही सोई है, मैं देख के आया हूँ ना, विश्वास हो तो चलिए देख लीजिए। रणवीर, चलो पर एक बात याद रखना, अगर मधु वहां नहीं हुई तो तू गया और तू भी, ये कहते हुए वो श्याम और अभिमन्यु को उंगली दिखा देता है। सब वहां आते हैं। अभिमन्यु दरवाजा खोलते हैं तो बेड पे सच में कोई था लेता है। अभिमन्यु, देखा है ना मधु, यही मैंने बोला था। सब करण की देखने लगते हैं और कारण बस आंखें फाड़े बेड पे सोई लड़की को। अभिमन्यु, ओह मेरी प्यारी बहना, तू यहाँ चैन की नींद सो रही है, वहाँ तेरा ये पति किसी और के नाखूनों और दांत के निशाने ले रहा है आपने सीने पे। ये कहते हुए वो बेड के पास आ जाता है और बेड पे बैठ नकली आंसू लाते हुए, चाचू बताए अब मैं क्या करूं? 5 साल पहले मैंने इसे समझाया था कि तू चिंता मत कर, करण तेरे अलावा किसी को छूना तो दूर देखेगा भी नहीं, तू आराम से चल मेरे साथ। पर ये देखिए, ये तो मेरी बहन के होते हुए भी किसी और से लगा पड़ा है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अपना सर रख लेता है। शाम आके पूछे से उसके पकड़ते हुए, अभिमन्यु मत रो, चुप हो जा, तू ऐसे रोएगा तो मधु भाभी को कौन संभालेगा? तभी पनखुरी वहां आ जाती है और ऐसे उसे सोते देख, पनखुरी, अरे आप क्या कर रहे हैं? कुहू और सिवी सोई है यहाँ। ये सुनते ही अभिमन्यु झट से उठ जाता है। अभिमन्यु, कौन सोई है? पनखुरी, कुहू। रणवीर, और कौन? पनखुरी, और सिवी जी। श्याम, ये कौन है? पनखुरी, मधु जी की दोस्त, वो जब आप लोग ऊपर आ गए थे ना और नहाने जा रहे थे तभी मधु जी को दोस्त आई थी बाहर से, तो हमने और मधु जी ने उन्हें खाना खिला के यही सुला दिया ताकि वो आराम कर सके। और अभी जब हम उठे तो कुहू को भी यही सुला दिया ताकि वो अकेले न रहे कमरे में। ये सुन अभिमन्यु तुरंत ब्लैंकेट खींच देता है, जिसे बेड पे सोई लड़की भी तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और उठ के बैठ जाती है। अभिमन्यु बस आंखें फाड़े उसे देखने लगता है, वही वो लड़की भी उसे। अभिमन्यु, तुम, सिवी, आप। तभी रणवीर की गरजती आवाज आती है, अभी के अभी सब बाहर आओ कमरे के। श्याम और अभिमन्यु की हालत अब खराब हो जाती है, बेचारे बस एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सिवी भी उठाने लगती है तो रणवीर, आप आराम करिए। सिर्फ कुहू को छोड़ सब बाहर आते हैं। रणवीर, क्या था ये? अभिमन्यु, वो चाचू, मुझे मतलब हमसे। श्याम, क्या हमसे? बस आपसे बोलिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभिमन्यु, अच्छा, और चाचू को ये किसने बोला कि नाखूनों के निशान भी है? श्याम, तो बस नाखूनी ही बोला ना, बाकी तो अपने किया जो किया। अभिमन्यु, अच्छा बेटा, अभी तक तो बहुत साथ दे रहे थे मेरा, और अब जब खुद की गलती निकली तो पलट गए। वाहरी, तेरी दोस्ती मनाना पड़ेगा, तू सच में कमीना है। श्याम, आप कमीना कहो, कुत्ता कहो या कुछ और, पर मैं आपका साथ नहीं देने वाला। वर्मा चाचू आपके साथ साथ मुझे भी नीम के पड़े पे लटका कोरे मारते हुए लाल मिर्च का धुआं सुखाएं। ये दोनों लड़ने में इतने मस्त थे कि इन्हें आसपास का ख्याल ही नहीं था, वही बाकी सब बस इन्हें घूर रहे थे। रणवीर, सच में किन गधों की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, जंगल सांड सांड भर के हो गए हैं पर हरकतें गधों से काम नहीं है। उसकी बात सुनकर विनय की हंसी निकल जाती है, तो रणवीर, तुम भी उसमें हो? फिर उन दोनों को देख, अगर 1 मिनट में चुप नहीं हुए तो सच में कोड़े मरूंगा। दोनों तुरंत शांत हो जाते हैं। रणवीर, अब बोलो क्या था ये? अभिमन्यु, चाचू वो बस मतलब। रणवीर, तेज बोलो ताकि सबको सुनाई दे। श्याम, चाचू हमसे। रणवीर, चुप मन तो कर रहा है, उठाऊं डंडा और उतार दूं सारा भूत? दोनों का मतलब हद होता है, एक काम दिया था और उस काम में भी इतनी नौटंकी जोड़ दी और ऊपर से समय बर्बाद किया, सो अलग। पनखुरी आगे आके, छोड़िए ना मालिक, बच्चे है, हो जाता है कभी कभी। रणवीर, कभी कभी इन सब का रोज का है, जब भी मिलते हैं सब नाक में दम करके रखते हैं, कभी कभी तो मन करता है पागल खाने में भेज दूं, दोनों को सही हो जाएंगे सब। विनय को हंसी निकल जाती है तो रणवीर उसे घूरने लगता है। विनय जल्दी से न मैं सर हिला के पनखुरी के पीछे खड़ा हो जाता है। रणवीर, वहाँ कहाँ, चुप रहे हो, सामने आओ, सारा हंसना निकल रहा हूँ। विनय, सॉरी चाचू। रणवीर, सॉरी चाचू, क्या पता है ना घर में कितना काम है, कल पूजा है, नामकरण का फंक्शन है, फिर लगे पड़े हो सब। श्याम, सॉरी। रणवीर, सॉरी नहीं, आज साजा मिलेगी। ये कह वो आपने चप्पल निकल लेता है और उन सब के पास जाते हुए, बहुत दिमाग चलता है तुम लोग का, आज उसे सही करता हूँ मैं। ये कह एक चप्पल श्याम को मारता है। श्याम जल्दी से आपने बाजू पे हाथ रख लेता है। रणवीर, और तुम ज्यादा नौकंती आ रही है आजकल, रुक रुक भी बताता हूँ, ये कह उसे भी एक चप्पल मारता है।
दोनों आपन हाथ पकड़ पंखुरी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। CH-35 बुढ़िया पेट छूटी है रात में। ये कह वो आपने चप्पल निकल लेता है और उन सब के पास जाते हुए, बहुत दिमाग चलता है तुम लोग का, आज उसे सही करता हूँ मैं। ये कह एक चप्पल शाम को मारता है। शाम जल्दी से आपने बाजू पे हाथ रख लेता है। रणवीर, और तुम ज्यादा नौकंती आ रही है आजकल, रुक रुक भी बताता हूँ। ये कह उसे भी एक चप्पल मारता है। अभिमन्यु, चाचू क्या कर रहे हैं, लग रही है। रणवीर, एक चप्पल और उसे मारते हुए, हाथों लगाने के लिए ही मार रहा हूँ। श्याम, चाचू चाचू प्लीज ना, गलती हो गई अब नहीं करेंगे। रणवीर, इश्क के बाद करने लायक बचोगे ही नहीं तो करोगे कैसे। अभिमन्यु भागते हुए कारण के पास आ जाता है और कारण को कंधे से पकड़ते हुए, जीजा जी बचाए ना, देखिए कैसे ये आपके भोले भाले साले को पीट रहे हैं। करण उसके सामने से हटके हुए, भोले भाले, और तुम किस गधे ने कह दिया। श्याम भी कारण के पास आके, भाई प्लीज बचा लीजिए, आगे से कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। करण, आगे नौबत आएगा ही नहीं बेटा ऐसा कुछ करने का। विनय, अबे बिन अकल के बंदरों, यहाँ वहाँ कूद कूद के बचने की भिक मांगने से अच्छा है सीधे रामबाण चलाओ। अभिमन्यु, रामबाण ये क्या होता है। विनय, सालों पीटो ही, यही अच्छा है। रणवीर उन दोनों को अब तक 5-6 चप्पल तो मार ही चुका था। तभी पंखुरी आके रणवीर का हाथ पकड़ लेती है। रणवीर उसे देखने लगता है, वही ये दोनों आके जल्दी से पंखुरी के पीछे खड़े होके इसका साड़ी का पल्लू पकड़ लेते हैं। पंखुरी, छोड़िए ना मालिक, और कितना मारेंगे, पहले ही इतना मार चुके हैं। रणवीर, छोड़ू वो भी, इन सुरों को कभी नहीं, इन सब की अकल न मार खा के ही ठिकाने आएगी, वैसे ही 2 महीनों से पिताए नहीं है, सब तो दिमाग ज्यादा चल रहा है। पंखुरी, मालिक हो गया ना, अब बस करिए, वैसे भी कितने दुख रहा होगा उनको। अभिमन्यु, है चाची देखिए लाल भी हो गया है। रणवीर, बताऊं कहाँ लाल हुआ है। अभिमन्यु जल्दी से दोबारा पंखुरी की साड़ी को पाकर लेता है। श्याम, शांति से खड़े रहिए ना, क्या गोरिल्ला जैसे उछल कूद कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। पंखुरी, चलिए हम दवाई लगा देते हैं और फिर हल्दी वाला दूध दे देंगे, फिर आराम मिल जाएगा। अभिमन्यु, श्याम जल्दी से पंखुरी से पीछे से लिपट के, चाची आप ही तो हमारी माँ हो, आप नहीं होती तो हमारा आज क्या होता। विनय, ज्यादा कुछ नहीं, तुम सबके कपड़े फटे होते और तुम लोग चल नहीं पाते। वही चाचू अपने हाथ में टूटी हुई चप्पल लेके उसे अलट पलट के देखते और उसके बाद चप्पल टूटने के लिए और मारते। ये कहते हुए विनय मुस्कुराने लगता है और बाकी सब भी हंस देते हैं। अभिमन्यु रोते हुए, देखा चाची कैसे ये सब हमें चिढ़ा रहे हैं। पंखुरी उसके आंसू पोंछ, अरे कोई नहीं चिढ़ा रहा मेरे बच्चों को, आप चुप हो जाए, मैं हूं ना। श्याम, चाची यहाँ बहुत दुख रहा है, मैं खाना कैसे खाऊंगा रात को। पंखुरी उसके हाथ को लेके देखते हुए, ज्यादा दुख रहा है। श्याम, हाँ मैं सर हिला देता है तो पंखुरी, चलिए हम दवाई लगा देते हैं और उसके बाद आज आपको हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, वो भी आपके पसंद का। अभिमन्यु, और मुझे चाची। पंखुरी, आपको भी। तभी रणवीर, अब ये ज्यादा नौटंकी नहीं हो रही तुम दोनों की, इतना तो मारा भी नहीं है जितना बता रो रहे सब मगरमच्छ के आंसू। पंखुरी रणवीर की बात सुन उसे देखते हुए, आप चुप रहे मालिक, एक तो मेरे बच्चों को डोबी जैसे कपड़ा धुलता है वैसे मारे, ऊपर से नाटानकी कह रहे हैं। करण तपाक से, धोबी के कुत्ता होता है चाची, चाचू में वैसे मारा है। अभिमन्यु चिल्ला के, चाची देखो ये हमें धोबी का कुत्ता कह रहे हैं। पंखुरी, ना ना बच्चा, कोई आपको धोबी का कुत्ता नहीं कहेगा करण भैया। करण धीरे से, सॉरी चाची। रणवीर, अच्छा ठीक है चलो सब, अब मैंने खाना मंगाया है, सब बैठो खाना भी खाते हैं और बात भी वही कर लेंगे। भूमि, पर चाची खाना मंगाया क्यों, हम बना देते। रणवीर, क्योंकि तुम लोग सुबह से बहुत काम कर रहे हो, अभी आराम कर लो फिर कल काम में लगना ही है। पंखुरी, आप लोग चलिए हम सिवी को लेके आते हैं। भूमि, मैं मासा और आंटी को उनका खाना देके आती हूँ। कारण, मैं मधु की जगह के लाता हूँ। भूमि, नहीं उसे सोने दीजिए, वैसे भी बहुत थक गई थी दिन में ही बेचारी, कल इतना काम की, ऊपर से मासा की भी जिम्मेदारी, अभी सोने दीजिए, कल सुबह उठेगी तो हम सबकी मदद कर देगी। करण, जी भाभी। तभी अभिमन्यु, जीजा जी अब तो शर्ट पहन लीजिए या ऐसे ही अभी पूरे महल को निशान दिखाने हैं। ये सुनते ही करण पास में पड़ा एक छोटा प्लास्टिक का फूलदान उठा उसकी तरफ फेंकता है। अभिमन्यु जो ये चीज पहले ही जनता था वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। कारण गुस्से में उसे घूरते हुए, चाची मंदिर या कहीं जाएंगी ही तब बताता हूँ तुम्हें। तभी वहां सिवी आती है और सबको देख सबसे पहले रणवीर के पैर छूती है। रणवीर पीछे होते हुए, अरे अरे हमारे पैर मत छुओ, हमारे यहाँ लड़कियां देवी का रूप होती है। सिवी, तो फिर तब तो आपको हमारे पैर छूने चाहिए। उसकी बात सुन रणवीर उसे देखता है, फिर मुस्कुरा के, अब विश्वास हो गया सच में मधु की दोस्त हो। तभी अभिमन्यु, और मेरी सरदर्द। अभिमन्यु ने ये बात ऐसे कही थी कि सबको सुनाई दे दी, सब उसे देखने लगते हैं। तभी सिवी, मधु कहाँ है। कारण, सोई है अभी।
मधु बोलने वाले इंसान को देखती है, फिर जल्दी से कारण के पास जाके उसे ऊपर से नीचे स्कैन करती है, फिर उसके आगे पीछे घूमते हुए उसे देखती है। वही सब उसे ऐसे करने से देखने लगते हैं। तभी वो खुशी से चिल्लाते हुए, जीजू आप, हाय आप तो वीडियो और फोटो से जाड़ा रियल में हैंडसम है। तभी मैं सोची आपके पीछे मधु क्यों इतनी दीवानी है। सच्ची आप तो बॉडी में वरुण धवन और रोमांस में इमरान हाशमी को भी कंपटीशन दे रहे हैं। शिवी के ये कहते ही श्याम हंसते हुए, देखा अब तो शिवी जी ने भी बोल दिया, अब तो जाके कपड़े पहन लीजिए, क्या मोगली बन के घूम रहे हैं। कारण वहां से चला जाता है। वही रणवीर, चलो सब खाने बैठो। भूमि भी तब तक आ जाती है, सब खाने बैठते हैं। भूमि, क्या मंगाया है आपने। रणवीर, बस रोटी चावल रायता, बाकी सुबह का मटन बचा था ना। तभी पंखुरी, लीजिए हम लेके आ गए भी गरम करके। सब खाने बैठते हैं। तभी एक और डिलीवरी आता है जिसे नीचे से एक सेवक लेके आता है। रणवीर, इसमें क्या है। विनय, मैंने मंगाया है चाचू, वेज रोल है। अगर रात में कोह मधु की नींद खुले और भूख लगे तो चाची को पारेसन ना होना पड़े, यही ओवन में गरम करके दे देंगी। कारण, अच्छा किया भाई सा, वरना आधी रात में मैगी बनानी पड़ती। राम, अच्छा चाचू क्या बात करना था आपको। रणवीर, हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने और पंखुरी ने कल पूजा रखवाई थी भूमि और विनय के शादी के खूसों के लिए, और साथ में नामकरण भी है। श्याम, नामकरण पर चाचू अभी छोटी दी तो यहाँ है ही नहीं, फिर नामकरण कैसे होगा। भूमि, तो क्या हुआ, मधु है ना, वो भी तो राजकुमारी की बुआ है, वो कर देगी। श्याम, पर को कर पाएंगी, सुबह उन्हें तो पता भी नहीं है कल नामकरण की पूजा है, ऐसे में तुरंत एक अच्छा सा नाम ढूंढ के राजकुमारी का रखना इज नॉट पॉसिबल। सब श्याम की बात से सहमत थे। करण, उसकी चिंता मत करिए आप लोग, नाम में कुछ सोच लेंगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा उसे वो रखा जाएगा। रणवीर, ये सही है फिर। तभी पंखुरी जो सबको खाना परोस रही थी वो अभिमन्यु और श्याम के पास आते हुए, अच्छा आप लोग सुबह जल्दी तैयार हो जाएगा और खाना पूजा होने के बाद ही मिलेगा। रणवीर, तुम कहाँ जा रही हो, खाना खाओ। पंखुरी, वो पहले इन लोग को खिला दूँ। अभिमन्यु, अरे नहीं चाची हम खा लेंगे, आप जाए खाना खाए। रणवीर, हाँ तुम आओ खाना खाओ, वो सब खा लेंगे, तुम बेकार में ही पारेसन हो रही हो। पंखुरी, अरे इसमें पारेसन होने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं खिला के खा लूंगी। श्याम, नहीं चाची हम खा लेंगे, आप बैठिए खाना खाए। अभिमन्यु, हाँ चाची। पंखुरी, पर आप लोग की चोट। अभी अभिमन्यु कीच बोलता उसे पहले शिवी, चोट कैसी चोट और कहाँ लगी है, ये कहते हुए वो अभिमन्यु जो उसके सामने बैठा था उसका हाथ पकड़ देखने लगती है। अभिमन्यु अपना हाथ खींच, कहीं नहीं लगा है, तुम अपना खाना खाओ। अभिमन्यु ने ये बहुत छिड़के बोला था। शिवी अपना सर झुका, सॉरी। अभिमन्यु, कितनी बार बोला है मुझे दूर रहा करो, समझ नहीं आता तुम्हें, जहाँ जाता हूँ वहाँ आ जाती हूँ मेरे सर पे बैठने, जीने क्यों नहीं देती चैन से मुझे। रणवीर, बिहेव योर सेल्फ अभिमन्यु। अभिमन्यु अपने सीट से उठते हुए, हमारा पेट भरा है आप लोग खाए। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, सब बस उसे देखते रह जाते हैं। शिवी भी उठते हुए, हम आते हैं। तभी रणवीर, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ, वैसे ही ट्रैवल करके आई हो। शिवी वैसे ही बैठ जाती है और सर झुकाए खाने लगती है। उसने एक बार भी सर उठा के नहीं देखा था किसी को, बस सर नीचे किए रोटी तोड़ रही थी और धीरे धीरे खा रही थी। रणवीर, इसे मैं लेके आता हूँ। रणवीर ये बोलते हुए गुस्से में था, जिसे महसूस कर पंखुरी, आप बैठे मालिक हम लेके आते हैं। वो ये कह जल्दी से अभिमन्यु के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अभिमन्यु बालकनी में खड़ा था और ठंडी हवाओं को फील कर रहा था। पंखुरी, हम अंदर आ सकते हैं। अभिमन्यु पीछे मुड़ देखता है तो पंखुरी गेट पे खड़ी थी। अभिमन्यु, चाची आइए ना। पंखुरी अंदर आके, क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों आ गए, कहीं दर्द हो रहा है। अभिमन्यु, अरे नहीं चाची, वो तो बस पेट भरा है इसलिए आ गया। पंखुरी, ऐसे कैसे भरा है, आपने भी तो हम ही लोग के साथ खाना खाया था ना नीचे, फिर अभी तक वो आपके पेट में है। अभिमन्यु, है चाची सच्ची पेट भरा है। पंखुरी, झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, आपको ये नहीं पता झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी गला काट के ले जाएंगी, फिर हमें एमटी कहिएगा कि चाची ने पहले बताया नहीं था। अभिमन्यु के चेहरे पे पंखुरी की बात सुन मुस्कुराहट आ जाती है। पंखुरी, अब बताए क्यों नहीं खाए खाना। अभिमन्यु, ऐसे ही मन नहीं है। पंखुरी, मन नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा, हमने बहुत मेहनत से बनाया है खाना आप सबके लिए, और आप ही ना खाए कैसे चलेगा। अभिमन्यु, पर चाची सच्ची मन नहीं है। पंखुरी, आप चले तो सही, हम अभी मन बना देते हैं, वैसे भी हम बहुत ही अच्छे से खाना खिलाते हैं सबको, और वैसे भी आप तो हमारे सबसे छोटे भतीजे हैं, आपको ऐसे भूखा कैसे सोने देंगे, और आपको ये पता है भूखा सोना भी नहीं चाहिए वरना। अभिमन्यु, वरना क्या। पंखुरी, वरना रात में बुढ़िया आती है और सबका पेट चेक करती है किसने खाना खाया है या किसने नहीं, और जो नहीं खाता है उसको पकड़ के अपने साथ ले जाती है। अभिमन्यु, और आपको ये किसने बताया। पंखुरी, हमारे पापा कहते थे बचपन में जब हम खाना नहीं खाते थे तो, और वो हमें यही कहानी सुना सुना के खाना खिला देते थे। अभिमन्यु, और आज आप हमें सुना के खाना खिलाना चाहती है।
पंखुरी जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में हिलाने लगती है। अभिमन्यु मुस्कुरा के, आप बिना खिलाए मानेंगी नहीं, इसलिए चलिए। पंखुरी, ये हुई नहीं अच्छा बच्चों वाली बात, चलिए। ये कह वो उसका हाथ पकड़ बाहर लाती है और उसे डाइनिंग टेबल पे बैठा देती है। सब उन्हें ही देख रहे थे सिवाय रणवीर के, जिसे महसूस कर अभिमन्यु जान जाता है उसने गलती की है और चाचू नाराज है। अभिमन्यु, सॉरी चाचू। रणवीर कुछ नहीं बोलता, बस वैसे ही खाना खाता रहता है। तो अभिमन्यु जल्दी से उठ के पीछे से उसे गले लगा लेता है और प्यार से, सॉरी चाचू, आगे से कभी बीच में खाना छोड़ के नहीं उठूंगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। रणवीर, मुझे माफ़ी मांगने को ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं हूँ कौन जिसकी बात तुम सब मानो, और ऊपर से अब तो सब अपने पैर पे भी खड़े हो गए हो। रणवीर की बात सुन अभिमान जल्दी से रणवीर के पैर पकड़, प्लीज़ चाचू ऐसे ना बोलिए, आप मेरे लिए मेरे मम्मा पापा दोनों हो, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, आई एम सॉरी। रणवीर, पैर छोड़ो मेरा। अभिमन्यु उसके पैर को गले लगा के, नहीं पहले आप मां जाओ फिर छोड़ूंगा। रणवीर, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं हूँ गुस्सा, अब पैर छोड़ो मेरा और खाना खाओ। अभिमन्यु जल्दी से खड़ा होकर रणवीर के गले लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू चाचू एंड सॉरी। फिर रणवीर के गाल पे किस कर लेता है। रणवीर आपने उल्टे हाथ से गाल पूछते हुए, अबे खून पीने वाले जोक, तेरी बीवी नहीं हूँ जो ओस चिपक चूमा दे रहा है, दूर हट। अभिमन्यु, पर मेरे चाचू तो होना। शाम उठ, मेरे भी। विनय भी रणवीर को पीछे से पकड़, मेरे भी। रामकारण भी जल्दी से गले लगा, हमारे भी। रणवीर, अबे बिन पैरी के लोटो छोरे बे, मुझे और खाना खाओ। सब रणवीर से अलग होते हैं और खाना खाने बैठते हैं। भूमि विनय को देखती है जो अभी भी उसे नाराज था और उसे इग्नोर कर रहा था। भूमि, हुकुम सा रोटी दीजिए ना। पर विनय इग्नोर कर देता है और आपने खाने में लगा रहता है तो राम रोटी पा कर देता है। भूमि एक स्माइल पास कर राम से रोटी ले लेती है और सर नीचे कर खाने लगती है। वही पंखुरी जो शिवी को देखती है जो तब से बस एक रोटी जे लेके बैठी थी। पंखुरी, क्या हुआ शिवी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा, कुछ और बना दे। शिवी वैसे ही सर नीचे किए हुए, नहीं नहीं चाची अच्छा है। शिवी के आवाज में भरीपन था जिसे वहां बैठे सबने महसूस कर लिया था। शिवी, चाची चावल दे दीजिए ना। पंखुरी चावल पास करती है तो शिवी वैसे ही चावल लेके जल्दी जल्दी खाने लगती है। अभिमन्यु जो बस शिवी को देख रहा था चुप के वो उसके ऐसे चावल खाने से समझ जाता है कि वो जल्दी से ये से उठ के जाना चाहती है। शिवी कुछ देर बाद, हमारा हो गया, क्या हम जा सकते हैं, हमें नींद आ रहा है। रणवीर, हाँ जाओ। रणवीर के बोलते ही शिवी वहां से चली जाती है। रणवीर, अभिमन्यु कल पूजा के मुझे तुमसे बात करनी है। ये कह वो भी उठ जाता है। 36 गली में आज चांद निकला। शिवी कुछ देर बाद, हमारा हो गया, क्या हम जा सकते हैं, हमें नींद आ रहा है। रणवीर, हाँ जाओ। रणवीर के बोलते ही शिवी वहां से चली जाती है। रणवीर, अभिमन्यु कल पूजा के मुझे तुमसे बात करनी है। ये कह वो भी उठ जाता है। पंखुरी, आप लोग भी आराम करिए, सुबह उठना भी है, और करण जी हम रोल वही फ्रीज में रख देते हैं, खराब ना हो, ताकि आप रात में गर्म कर लीजिएगा जरूरत पड़े तो। भूमि कमरे में आती है तो विनय राजकुमारी को लेके सो रहा था। भूमि विनय के पास आके, हुकुम सा आप सो गए क्या। पर विनय कुछ नहीं बोलता तो भूमि उसे देख एक नज़र झुक के उसके माथे को चूम लेती है और बाहर चली जाती है काम करने। विनय उसके जाते ही आंख खोल के देखता है भूमि चली गई थी। विनय राजकुमारी के सर को सहलाते हुए, माफ़ करिए रानी सा, आपको ऐसे नज़रअंदाज करने के लिए, पर आपने गलती की है और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। ये कह वो दोबारा सो जाता है। इधर भूमि आके देखती है तो पंखुरी मंदिर में सफाई कर रही थी, वही भगवान की मंदिर के आगे पूजा होना था। भूमि पंखुरी को देख किचन में चली जाती है और वहां का काम करने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद पंखुरी अपना काम निपटा के किचन में आती है तो देखती है भूमि सब करके बड़े बड़े भगोने में पानी भर रही थी। पंखुरी, भूमि तुम यहाँ सोई नहीं क्या। भूमि, वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा काम ही कर लूँ, आपकी भी मदद हो जाएगी। पंखुरी, विनय अभी भी नाराज है। भूमि हमें सर हिला देती है। तो पंखुरी मुस्कुरा के, अच्छा अब मुंह मत बनाओ और कल माना लेना, वैसे भी इतनी खूबसूरत हो और कल जब 16 श्रृंगार करोगी तो वैसे ही देख के मा जाएंगे। भूमि उसकी बात सुन शर्मा के, क्या चाची आप भी। पंखुरी, हाय ये लाली, लगता है सुबह के पल याद आ गए। भूमि, हटिए चाची आप भी, हमें काम करने दीजिए। ये बोल 2 चने भीगने लगती है। भूमि, सुबह तो सारा खाना बिना लहसुन प्याज के बनेगा ना। पंखुरी, है, और कल राजकुमारी का छठियार भी होगा ना। भूमि, हाँ। सब अपना काम निपटा के आपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पंखुरी का कमरा। पंखुरी जल्दी से अलमारी से हल्की सी एक सूट सलवार लेके बाथरूम में जाती है और बदल के आके बेड पे लेट जाती है। अभी वो लेती है थी तभी उसे अपनी कमर पे किसी को मजबूत पकड़ का एहसास होता है। पंखुरी पीछे पलट के देखती है तो रणवीर उसे पकड़े हुए अपनी आंखें खोले देख रहा था। रणवीर, ऐसे क्या देख रही है, मालकिन आपका ही पति हूँ। पंखुरी, आप अब तक जगे है। रणवीर, हाँ मालकिन, जब से आज आपको आपने बहा में लेके दिया ही तब से अकेले नींद ही नहीं आ रही।
पंखुरी उसकी बात सुन शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो रणवीर उसे ऐसे देख अपनी और खींच ले अपने आगोज में ले लेता है। एयर प्यार से उसके माथे को चूम तो निपटा ही लो सारा काम, आप बिना उसके तो नींद ही नहीं आती आपको। पंखुरी, हमने अकेले ने थोड़ी किया, भूमि ने भी हमारा साथ दिया। रणवीर, तभी जल्दी आ गई, वरना मंदिर और हाल की सफाई के बाद अगर किचन भी आप ही करती तो हमें रात के 1 बजे तक आपका इंतजार करना पड़ता। पंखुरी, ऐसा नहीं, हम जल्दी आ जाते। रणवीर, हाँ हमें पता है। तभी पंखुरी को कुछ याद आता है तो वो यहाँ वहाँ देख, मालिक को मैगी और हमारी बिल्ली को बच्चा कहा है। रणवीर उसके बालों को सहलाते हुए, मालकिन को मैगी और आपकी बिल्ली की बच्चा राम के कमरे में आराम से सो रहे हैं। पंखुरी, क्या पर मालिक राम जी पारेसन जो जाएंगे तीनों के साथ, हम लेके आते हैं उन्हें। रणवीर उसे कस के पकड़ते हुए, अरे मालकिन जितना राम परेशान नहीं हो रहा उतना तो आप परेशान हो रही है। पंखुरी रणवीर की अजीब तरह से देखती है, फिर मुंह बना के, आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना। रणवीर, बिल्कुल नहीं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ आपनी मालकिन का मजाक बनाए। पंखुरी, हटिए, आप हमें अच्छे से पता है आप हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। रणवीर, अच्छा ठीक, अब नाराज ना होए और सो जाए, वैसे ही सुबह फिर से भाग दौड़। पंखुरी, हाँ। रणवीर पंखुरी को धीरे से आपने बाहों में लेता है और उसके बाल सहलता है। कुछ देर में पंखुरी दिन भर का थके होने के कारण आराम से सो जाती है। इधर करण आपने कमरे में आता है तो मधु उठ चुकी थी और खड़े होने की कोशिश कर रही थी। करण जल्दी से उसके पास आते हुए, बच्चा क्या हुआ, उठ क्यों गई। मधु वैसे ही सर झुकाए, वॉशरूम। कारण, तो मुझे बुला लेती। ये कहते हुए वो उसे गोद में उठा लेता है और बाथरूम के अंदर ले जाके छोड़ देता है। इस बात ले साथ अंदर ही रहे, वो आएगा तो रूम में लाएगा। और फिर खुद उठ के किचन में चला जाता है। तभी उसे रास्ते में अभिमन्यु दिख जाता है जो शायद छत से आ रहा था। कारण, तू इतनी रात में छत पे क्या कर रहा था। अभिमन्यु, कुछ खास नहीं, एक केस स्टडी कर रहा था। तू बता इतनी रात में तू क्यों जगा है। कारण, वो मधु जग गई है, उसके लिए खाना लेने आया था। अभिमन्यु, चल मैं भी तेरी मदद कर देता हूँ, इसी बहाने में भी एक रोल टेस्ट कर लूँगा। करण, चलो भाई। दोनों बात करते हुए किचन में आते हैं तो वहाँ पहले से ही शिवी खड़ी थी, शायद पानी लेने आई थी। करण, आप यहाँ। शिवी एक नज़र उसे देखती है, फिर अभिमन्यु को और सर झुका लेती है। वही करण और अभिमन्यु उसकी लाल सूजी आंखें देख समझ जाते हैं कि ये बहुत रोकाई है। शिवी, पानी लेने आए थे। करण, लाइए हम दे देते हैं, कौन सी पानी लेंगी, गर्म या ठंडा। शिवी, नहीं आओ, परेशान ना हो, हम ले लेंगे, आप अपना काम कर लीजिए। ये कह वो फ्रिज खोल, उसमें से एक बॉटल निकलती है और एक जग में आधा पानी डाल आधा पानी निर्मल फिल्टर से भरती है। वही करण दूध गर्म करने को चढ़ाता है और साथ ही फ्रिज से रोल निकलता है, उसमें टोटल 8 रोल रखे थे। कारण, अभिमन्यु तू कितने रोल खाएगा। अभिमन्यु जो इतने देर से बस शिवी को देख रहा था वो करण को देखने लगता है तो कारण, रोल कितने खाएगा पूछा रहा हूँ। अभिमन्यु, 2 रख दे कुहू के लिए, बाकी सारा गरम कर दे। करण, हाँ। मैं सर हिला के गरम करने के लिए रोल निकलता है और बाकी का वापस फ्रिज में रख देता है। फिर वैसे ही रोल रखने जाता है ओवन में, तभी शिवी, आप रहने दीजिए, हम कर देते हैं। कारण को भी उसकी बात सही लगती है क्योंकि उसे ओवन में कभी खाना गर्म करना नहीं आता था, उसे कुछ चीज़ बनानी आती थी सिंपल, वो भी मधु के पसंद की बस। शिवी एक प्लेट लेके उसमें रोल रख ओवन में 5 मिनट के लिए डालती है, फिर दूध के पास आके, ये भी मधु के लिए है। करण, हाँ। मैं सर हिला देता है तो शिवी एक ग्लास लेती है, फिर किचन में यहाँ वहाँ देखते हुए, ड्राई फ्रूट्स कहाँ होंगे। करण, 3rd रैक में। शिवी, निकल दीजिए ना प्लीज़, हमारा हाथ नहीं जा रहा वहाँ तक। कारण ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे निकल उसे देता है तो शिवी उसमें से कुछ काजू बादाम छुआरा निकलती है, फिर पास रखे कुटनी में डाल कुटती है और उसे 3 ग्लास में डाल थोड़ा सा हल्दी डालती है और चीनी, फिर दूध। तब तक रोल भी तैयार हो गया था। शिवी स्टैंड से 2 ट्रे लेके एक ग्लास और एक रोल उसमें रखती है और फिर बाकी का दोनों ग्लास और रोल एक में और साथ में बॉटल से पानी ग्लास में डाल उसे भी दोनों ट्रे में रखती है और अपना जग उठते हुए, हमने सब कर दिया है, आप लोग अपना अपना ले लीजिए। ये बोल वहाँ से चली जाती है। कारण आगे बढ़ अपना ट्रे उठते हुए, तू अपना ले ले और खा के दूध पी के सो जाना, बाकी काम कल करना। कारण भी वहाँ से चला जाता है। वही अभिमन्यु बस उस ट्रे को देख रहा था, फिर पास आके देखता है तो एक ट्रे में हल्दी नहीं थी दूध में। उसे समझते देर नहीं लगती कि क्यों शिवी ने सब अलग अलग ट्रे में किया। अभिमन्यु, तुम्हें याद है मुझे हल्दी वाला दूध नहीं पसंद। फिर वो ट्रे उठा अपने कमरे में चला जाता है। वही करण रूम में आता है तो मधु अभी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। कारण, मधु आर यू ओके। मधु, जी बस 1 मिनट। कुछ देर में करण मधु को लेके बेड पे था, मधु वैसे ही सर झुकाए थी। कारण उसे देखता है, फिर इश्क कमर से पकड़ अपने गोद में बैठा लेता है और धीरे से बोलता है, क्या हुआ बच्चा, आप हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे। मधु कुछ नहीं बोलती तो कारण, जो हमारे बीच में हुआ इसलिए परेशान हो क्या, तुम्हें उसका अफसोस है। मधु तुरंत करण के होठों पे आपने हाथ रख देती है और धीरे से बोलती है,
ऐसे ना बोले साहब, शाम में जो भी हमारे बीच हुआ वो सब हमारे मर्जी से हुआ और हमें उसका कभी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो हमारे लिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल में से एक था। कारण, फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही हो और न ही हमारे तरफ देख रही हो? मधु, क्योंकि हमें आपसे शर्म आ रही है और दर्द भी हो रहा है। करण, दर्द अभी भी हो रहा है, कहाँ हो रहा है, दिखाओ। ये कहते हुए वो इसकी शर्ट उठाने लगता है तो मधु जल्दी से उसके हाथ पकड़, क्या कर रहे हैं? कारण, मधु हाथ छोड़ो बेटा, देखने दो, कहाँ दर्द हो रहा है। मधु, साहब प्लीज ना मत करिए। कारण, अच्छा नहीं कर रहा हूँ पर चलो अब खाना खाओ, सुबह से बस खाके हो। मधु, हमारा पेट भरा है। कारण, नो, खाना तो खाना पड़ेगा। मधु मुंह बना के कारण की गोद से नीचे उतर के बैठ जाती है। वही करण उठ के ट्रे टेबल से लेके आता है और उसके सामने रख देता है। मधु, दूध देख, दूध, वो भी हल्दी वाला, या किसे, अच्छा तो हम सोए ही रहते। कारण, तो उसे क्या होता, ये दूध तुम्हें सुबह पीने को मिलता। मधु, साहब प्लीज ना, दूध नहीं, हमारा बिल्कुल भी ये वाइन का मन नहीं है। कारण, नो, पीना पड़ेगा, चलो उठाओ। मधु करण को मुंह बना के देखने लगती है तो करण, प्लेट में तुम्हारा फेवरेट है। मधु ये सुन तुरंत पलटे को खोल के देखती है तो उसमें रोल देख, रोल। कारण, हाँ रोल। मधु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच साहब, मेरा सच में ये बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। ये कह वो जैसे ही रोल उठाने जाती है तभी करण पलटे आपने हाथ में लेके किनारे करते हुए, पहले दूध पियो। मधु, नहीं, पहले रोल प्लीज ना साहब। करण, बिल्कुल नहीं, पहले दूध, चलो फिनिश करो। मधु करण को घूरते हुए दूध उठा लेती है और आपने मुंह से जैसे ही लगती है, ये तो शिवीदी की रेसिपी है, उन्होंने बनाया है ना दूध। कारण, हाँ, मैं सर हिला के, हाँ तुम्हारी शिवीदी ने है बनाया है। मधु, अभी कहाँ है वो? कारण, तुम्हारे रूम में सोई होंगी। मधु, मैं मिल के आओ, सुबह जल्दी जल्दी में उनसे ठीक से मिल ही नहीं पाए। कारण, बिल्कुल नहीं, अभी चुपचाप दूध फिनिश करो और सो उनसे सुबह मिल लेना, वो भागे नहीं जा रही है। मधु, हाँ तो आप भी पियो ना, हमें अकेले क्यों पिला रहे हैं? कारण, हाँ पी रहा हूँ। दोनों दूध पीते हैं। कारण तो तुरंत पी के ग्लास नीचे रख देता है पर ये अभी तक आधा ग्लास भी नहीं पी पाई थी। मधु, साहब बस ना, अब नहीं पीना। कारण, बिल्कुल नहीं, फिनिश करो। मधु थोड़ा और पीती है फिर गाल्स वापस ट्रे में रख, सब नहीं साहब प्लीज। कारण ग्लास देखता है जिसमें आधा से थोड़ा कम दूध बचा था। कारण, ओके बट ये रोल फिनिश करो। मधु, अरे नेकी और पूछ पूछ। मधु जल्दी से एक रोल उठा खाने लगती है। करण भी। देखते ही देखते मधु ने 3 रोल खा लिया था और कारण अभी पहला ही खा रहा था। मधु, कितना धीरे खाते हैं आप? कारण, उतना ही जितना धीरे तुम दूध पीती हो। मधु, टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। कारण, चलो अब आराम करो, मैं ये क्लीन करके आता हूँ। मधु, हाँ, मैं सर हिला के लेट जाती है। वही करण बर्तन उठा के किचन में रख देता है फिर अभिमन्यु के कमरे में बढ़ जाता है। अभिमन्यु जो कि अपने हाथ में ग्लास पकड़ दूध पी रहा था और साथ ही गाने सुन रहा था। तुम आए तो आया, एक बार गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। वो करण को गेट पे खड़ा देख, क्या हुआ, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। कारण, वो मैं बर्तन धुलने जा रहा था तो सोचा तेरा भी ले लूँ, एक साथ धुल दूंगा। अभिमन्यु, अरे तुम रहने दो, मैं धुल लूंगा। कारण, नहीं मैं धुल देता हूँ, तू जल्दी खा के दे। फिर वही बैठ जाता है और अभिमन्यु को देखने लगता है। अभिमन्यु, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं, तू खा जल्दी। अभिमन्यु, तू खाएगा? कारण, नहीं यार, 2 ग्लास दूध पी लिया हूँ। अभिमन्यु हंसते हुए, नहीं पीना मधु दूध, मुझे पता था वो ही नहीं सकती है, बिना शिवी के एक वही थी जो उसे जबरदस्ती दूध पिला सकती है। कारण, गलतफहमी है तुझे, फिर मैंने भी उसे पिलाया। अभिमा जी, और उसने एक घुट पी के रख दिया। कारण हंसते हुए, जी कहीं आधा ग्लास पिया उसने। अभिमन्यु, और तू बोलेगा मैं मान लूंगा। कारण, मानना ना मनाना तेरा काम है, जो सच है मैंने बोल दिया। अभिमन्यु, सच में मधु ने दूध पिया? कारण, हाँ, मैं सर हिला देता है। तभी अभिमन्यु, चल मैं भी तेरी मदद कर देता हूँ बर्तन साफ करने में। दोनों बात करते हुए बाहर आ जाते हैं और किचन में जाके सिंक में बर्तन धोने लगते हैं। वही अभिमन्यु खड़ा बस करण को देख रहा था। कारण, वैसे आज इतने दिन बाद गाना कैसे सुन रहा था? अभिमन्यु, बस मन कर दिया तो सुन लिया, क्यों कहीं सुन सकता? कारण, अरे सुन सकता है, बिल्कुल सुन सकता है, मैंने कब रोका है, वो तो जब से आया है पहली बार गाना सुनते देखा इसलिए पूछा। अभिमन्यु, आज मन था इसलिए सुन लिया, और अब तो बर्तन स्टैंड में लगा और सोने जा, और मुझे भी जाने दे, नींद आ रही है। कारण, हाँ तो जाना, मैंने कब रोका है, इनफैक्ट मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं, मैं तो अकेले ही साफ करने आ रहा था, तू ही आया मेरी मदद करने। अभिमन्यु, गलती हो गई, माफ कर दे, जा रहा हूँ, तू भी जा सोने। कारण, मैं तो जा ही रहा हूँ। दो भी वहां से चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। CH37 नामकरण का नौयता। अभिमन्यु, गलती हो गई, माफ कर दे, जा रहा हूँ, तू भी जा सोने। कारण,
मैं तो जा ही रहा हूँ। दोनों वहां से चले जाते हैं। सुबह 4 बजे महल के चौथे माले पे बहुत भाड़ दौड़ थी। राम, चाची ये लीजिए फूल। पंखुरी, आप मंदिर में रख दीजिए और मधु से बोल दीजिए 4 माला बना दे। मधु तब तक वही आ जाती है। मधु, चाची ये लीजिए हमने सारे पूजा के सामना वहां रख के साजा दिए। राम, अच्छा किया छोटी भाभी अब जल्दी से माला बना दीजिए। मधु, जी। इधर शिवी किचन में खड़ी होके आटा सान रही थी तभी भूमि आते हुए, अरे आप क्यों करने लगी, हम आ ही रहे थे। शिवी, क्योंकि भाभी हमें अच्छा लगता है करना और वैसे भी हम अकेले सो के ऊब चुके थे, जब से आए सब लोग बस सोने को ही कह रहे हैं। भूमि मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आई है इसलिए बस। शिवी, हम समझते हैं पर अब हम आराम कर चुके हैं और इसे ज़्यादा आराम किया ना तो पीठ दर्द करने लगेगी। भूमि, अच्छा ठीक है समझ गई, आप करिए काम हम अपना काम निपटाते हैं। भूमि मनभोग बनाना स्टार्ट करती है, फिर बाकी की सारी चीज़ें। इन सब कामों में कब सुबह के 6:30 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। रणवीर बाहर से अंदर आते हुए, अरे आप लोग तैयार नहीं हुए, अभी पंडित जी आते ही होंगे। भूमि, बस जा ही रहे हैं, सारा काम हो ही गया है। रणवीर, तो जाइए जल्दी। सब जाने लगते हैं तो पंखुरी, शिवी आप हमारे साथ आए। शिवी पंखुरी के साथ चली जाती है उसके रूम में। पंखुरी अपनी अलमारी से एक प्यारी सी गुलाबी रंग की साड़ी निकाल उसे देती है। शिवी, ये क्या है चाची। पंखुरी, साड़ी और आपको यही पहना है। शिवी, पर इसकी ज़रूरत नहीं, हम लाए हैं आपने साथ कपड़े, आप बेकार में ही परेशान हो रही है। पंखुरी, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं समझी, और पहना तो आपको यही पड़ेगा क्योंकि आज की पूजा में सारे कपड़े हमने सबको दिए हैं पहनने के लिए और सब वही पहनेंगे तो आपको भी पहना है, चलिए अब तैयार होइए। शिवी मुस्कुरा के ले लेती है और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। शिवी का कमरा। शिवी इस समय ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी और अपने हाथ को पीछे कर ब्लाउज बांधने को कोशिश कर रही थी पर उसे हो नहीं रहा था। शिवी, आ क्या है यार, बांध जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो, अभी साड़ी भी पहना है हमें। शिवी अपना हाथ पीछे करके परेशान हो चुकी थी पर तब भी उसे उसका ब्लाउज बंद ही नहीं हो रहा था। इधर मधु, भैया मेरे कमरे में ना अलमारी में मेरे शादी का चुन्नी होगा, लेते आइए ना। अभिमन्यु, हाँ ला रहा हूँ। अभिमन्यु मस्त अपने धुन में मधु के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें लगभग बड़ी हो जाती है। उसके सामने शिवी ऊपर बिना कुछ पहने थी। हुआ ये था कि शिवी से जब लास्ट तक ब्लाउज बंद नहीं हुआ तो वो ब्लाउज निकल बेड पे रख अपने बैग में दूसरा ब्लाउज ढूंढने लगती है और उसी समय अभिमन्यु गेट खोल देता है। शिवी तुरंत उधर देखने लगती है और अभिमन्यु को देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जैसे ही चिल्लाने जाती है, आ। अभिमन्यु फुर्ती से आगे बढ़ उसका मुंह बंद कर देता है। अभिमन्यु, क्या है, चिल्ला क्यों रही हो। तभी बाहर से मधु की आवाज़ आती है, शिवी दी आप ठीक तो है ना। अभिमन्यु और शिवी दरवाजे को देखने लगते हैं। अंदर से आवाज़ ना आता देख मधु, शिवी दी हम अंदर आ रहे हैं। अभिमन्यु जल्दी से शिवी को लेके बाथरूम में घुस जाता है और वही मधु अंदर आ जाती है। और शिवी को रूम में ना देख, आवाज़ तो रूम से ही आई थी, फिर ये कहाँ है। वही बाथरूम में शिवी की हालत खराब हो चुकी थी। एक तो बेचारी नेक ऊपर से अभिमन्यु उसके सामने, साथ ही उसकी गर्म सांसें जो लगातार उसके ऊपर पड़ रही थी और अब मधु का भी रूम में आना। मधु, शिवी दी आप बाथरूम में हो क्या। अभिमन्यु शिवी के कान में, बोलो कुछ। शिवी अभिमन्यु की बात पे उसे घूरते हुए देखने लगती है तो अभिमन्यु, क्या घूर क्या रही हो, बोलो कुछ वरन मधु अंदर आ जाएगी। शिवी गुस्से में उसे देखती है और उसके हाथ को काट लेती है। अभिमन्यु उसके मुंह से हाथ हटा के, जंगल बिल्ली काट क्यों रही हो, शर्म नहीं आ रही आपने सीनियर को काटते हुए, जॉब प्यारी नहीं है क्या तुम्हें। शिवी, वैसे ही पहली बात मैं जंगली बिल्ली नहीं है, दूसरी बात सीनियर आप लंदन के हॉस्पिटल में थे, तीसरी बात आपको बता दे अब हम आपके अंदर काम नहीं करते तो जॉब से निकाले का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और आखिरी और सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी के मुंह को बंद करके कहा जाए बोलने को तो वो पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट ना हो तो चेक कर लीजिए। अभिमन्यु कुछ बोलने जाता उससे पहले ही मधु की आवाज़ आती है, शिवी दी आप अंदर हो क्या। शिवी, हाँ मधु वो शावर ले रही थी इसलिए आवाज़ नहीं आई बस। मधु, अच्छा और आप चिल्लाई क्यों। शिवी, वो एक बागर बिल्ले को देख लिया था इसलिए डर गई और चिल्ला दी। मधु, बिल्ला और यहाँ। शिवी, हाँ पर अब तुम चिंता मत करो चला गया वो। मधु, ओके अच्छा भैया आए थे क्या। शिवी अभिमन्यु को देखने लगती है तो अभिमन्यु न बोलने का इशारा करता है। शिवी एक डेविल स्माइल पास करते हुए, पता नहीं शायद आए हो, मुझे पता नहीं चला, मैं नहा रही थी ना, क्यों कोई काम था क्या। मधु, हाँ उनसे आपनी शादी का चुन्नी मंगाया था पर वो लेके आए नहीं तो मैं खुद ही देखने आ गई। शिवी, अच्छा ले लो वही कहीं पड़ा होगा। मधु, हाँ मैं ले रही पर आप भी जल्दी से तैयार होके आ जाए, पंडित जी आते ही होंगे। शिवी, हाँ हाँ बात 10 मिनट में आ रही। मधु बाहर चली जाती है तो अभिमन्यु, जाओ बाहर जाके के देखो गई कि नहीं। शिवी, मैं कि देखो आप जाके देखो।
अभिमन्यु चिढ़ के, अगर मुझे जाना होता न तो बिना कहे चला जाता, इसलिए तुम चुपचाप जाके देखो। शिवी, हाँ जा रही हो, आप अंदर ही रहना। शिवी आपने कदम आगे बढ़ाती है कि अभिमन्यु उसको कमर पकड़ रोक लेता है। शिवी, क्या है? अभिमन्यु, ऐसे जाओगी? शिवी, तो और कैसे जाऊं मैं? अभिमन्यु, मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूं। शिवी का ध्यान अब आपने ऊपर जाता है कि वो हाफ नेक्ड खड़ी है। शिवी जल्दी से पलते हुए, आप बेशरम इंसान पहले नहीं बता सकते थे। अभिमन्यु, और तुम पहले गेट बंद करके कपड़े नहीं बदल सकती थी? शिवी, बदल सकती थी पर गलती आपकी भी है, किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं, इतनी मैनर्स भी नहीं सीखा आपने। अभिमन्यु, हाँ तो कपड़े बदलने से पहले भी गेट लॉक करते हैं, तुमने भी मैनर्स नहीं सीखा। शिवी, देखिए आप मेरी गलती दिखा के अपनी गलती छुपा नहीं सकते। अभिमन्यु, हाँ तो ये बात तो तुम पे भी लागू होती है। शिवी, आप ना। अभिमन्यु, आप ना क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम को चीज़ है कि नहीं? ऐसे बिना दरवाज़ा लॉक किए कपड़े बदलने लगी, सोचा है अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो? शिवी, सब आपकी तरह नहीं होते हैं, और इसका प्रूव आपके सामने था, आपको खुद की बहन गेट नॉक करके आई। अभिमन्यु, हाँ क्योंकि उसके अंदर कॉमन सेंस है, तुम्हारी तरह पटेल नहीं है, दिमाग से उसे सही गलत पता है। शिवी, आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे पास दिमाग नहीं है। अभिमन्यु, नहीं है तभी तो यहाँ मुंह उठा के चली आई, बिना सोचे को सामने वाला देख के क्या सोचेगा? शिवी अभिमन्यु की बात सुन अपना सर नीचे झुका लेती है। अभिमन्यु को भी एहसास होता है कि उसने क्या बोला, वो अभी शिवी से कुछ बोलता उससे पहले ही शिवी वहां रखा टॉवल उठा अपने आप को कवर कर बाहर आ जाती है और गेट लॉक कर जल्दी से अपना ब्लाउज पहनती है, पर इस बार भी उसे हुक बंद नहीं होता तो वैसे ही छोड़ साड़ी पहनने लगती है और साड़ी पहन धीरे से बोलती है, आप बाहर आ सकते। अभिमन्यु बाहर आता है और एक नज़र शिवी को देखता है, पर शिवी एक बार भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखती। अभिमन्यु को कहीं न कहीं ये बात खल रही थी, तभी उसका ध्यान शीशे में जाता है जहां शिवी की खुली पीठ दिख रही थी। अभिमन्यु, तुम्हारा ब्लाउज बंद नहीं है। शिवी, वैसे हाथ नहीं जा रहा मेरा। अभिमन्यु उसकी बात सुन उसकी तरफ बढ़ता है और उसका कंधा पकड़ अपनी तरफ घूमता है और अपने हाथ उठा उसकी ब्लाउज के हुक को बंद करता है। उस हाथ जैसे जैसे शिवी के पीठ को छू रहे थे शिवी कांप रही थी। अभिमन्यु एक नज़र उसे देखता है, वो गुलाबी साड़ी में स्वर्ग से आई किसी अप्सरा से कम नहीं लगती, उसपे से उसके हक्के लंबे बाल, बंद की हुई आंखें और उसके कपाते होठ। अभिमन्यु एक नज़र उसे देख वहां से चला जाता है। वही शिवी को जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और शीशे में ही उस बंद दरवाजे को देखती है और फिर दोबारा से तैयार होने लगती है। इधर विनय का कमरा। विनय बेड पे बैठे अपनी नन्ही सी राजकुमारी तो तैयार कर रहा था, वही भूमि शीशे में बाल झाड़ते हुए बस विनय को देखे जा रही थी। विनय को भी इस बात का एहसास था, पर अपने नाराजगी के चलते वो देख नहीं रहा था। भूमि खुद से कि भगवान कैसे मनाओ अपने इस रूठे हुए पति को, कीच आइडिया दो ना आप। तभी कहीं से आवाज आती है, मैं क्या आइडिया दूं, मेरी वाली तो खुद नाराज है। भूमि आवाज सुन इधर उधर देखती है तो फिर कोई, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो, यहाँ ऊपर से बोल रहा हूँ। भूमि, अच्छा शंकर जी आप हो, वैसे अपने क्या कर दिया जो माँ नाराज है आपसे? शंकर, कुछ खास नहीं, बस उन्होंने खीर बनाया था उसे छोड़ गाजर का हलवा खाने धरती पे आ हुआ, बस हो गई नाराज। भूमि, लीजिए बताए आपकी कंडीशन हमसे भी गई गुजरी है, पर कोई जा माना लेंगे हम दोनों मिले। शंकर, तुम्हारे मुंह में गाजर का हलवा यार। भूमि, अभी तक हलवा भूले नहीं, उसी के चाकर में माँ नाराज है। शंकर, क्या करी, इतना सावडिस था कि बुला ही नहीं जा रहा। भूमि, अच्छा और अकेले अकेले खा भी लिए टेस्ट होने के बावजूद। शंकर, क्या करता, तुम तो व्रत हो राजकुमारी के नामकरण के लिए। भूमि, और अच्छा याद दिलाए आपको भी नयवता भेज रही पॉकेट एफएम के परिवार के साथ आप भी आना, आपकी मनपसंद खीर पूरी बनाया है और माँ और गणेश और नंदी चाचा को भी लाइएगा और हमारी राजकुमारी को प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। शंकर, अरे बिल्कुल बिल्कुल, पर उसे पहले अपने पति को तो मन लो। भूमि, आप तो बोलिए ही मत इस बारे, खुद का नाम रुद्र रखा और गुस्सा मेरे पति में भर दिया, जो कभी न कभी किसी न किसी बात पे हेम फूटता है। अच्छा है माँ नाराज है आपसे, आपको भी तो पता चले जब कोई नाराज होता है तो कितनी मेहनत लगती है मानने में, खास तौर पे स्टोनमैन जैसे इंसान। शकर, शर्म नहीं आती इतने प्यारे पति की बुराई करते हुए। भूमि, प्यारे कभी मेरे जगह आके देखिए, जो हमने इनका नाम रखा है न स्टोनमैन हुकुम सा सही लगेगा, इनफैक्ट आप तो खुद कहेंगे कि विनय नाम बदल के स्टोनमैन ही रख दी, स्टोनमैन प्रताप चौहान। तभी विनय को आवाज आती है, अगर खुद से बातें हो गई हो तो तैयार हो जाओ पुनः आज ही। भूमि हकुलाते हुए, हाँ बस हो गई, आप चलिए हम आते हैं। शंकर जी उसका हलकना देख हंसते हुए, बिल्कुल सही हाथों में गई हो, यही है जो तुम्हें सीधा करेगा, ये जो उतरी रहती हो ना सारे पर यही काटेगा तुम्हारे। भूमि, टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट जाए, माँ को मनाए वरन कहीं ऐसा ना हो कि माँ आपका आना ही यहाँ रोक दे और अकेले ही सबको लेके आ जाए। शंकर, तो क्या हो गया, तुम तो मेरे लिए भोजन भेजोगी ही ना। भूमि, सपने देखिए, जब तक मेरा मान नहीं जाता आपको तो खाना ही नहीं दूंगी।
तभी शंकर जी के बगल में बटते हुए माता पार्वती, बिल्कुल मत देना, वैसे भी आजकल बहुत हलवा खाने लगे हैं, वहीं से खा लेंगे। भूमि, प्रणाम माँ। पार्वती, खुश रहो। भूमि, अच्छा आप इनसे बातें करी, हम आए हैं, लेट हो रहा है। पार्वती, हाँ जाओ। भूमि जल्दी से खड़ी होके सोना शादी के चुन्नी को निकल ओढ़ती है और उसे पिन से सेट कर बाहर आती है। पंडित जी आ गए थे। रणवीर, आ गई भूमि, चलो बैठो, पूजा शुरू करते हैं। भूमि, चाचू आपकी भी तो शादी हुई है, आप भी पूजा में बैठिए। पनखुरी, अगर हम पूजा में बैठे तो काम कौन करेगा? मधु, और कौन सा काम बचा है? पनखुरी, अरे मतलब कुछ घटा बढ़ा तो। शिवी, तो हम हैं ना, वैसे भी भाभी के बता दिया है क्या सामान कहाँ है, और जो नहीं पता वो श्याम भैया और राम भैया बता देंगे। भूमि, सुन लिया ना, अब चलिए बैठिए पूजा में। पूजा शुरू होती है। पंडित, सर्द जोड़ों का गठबंधन कर दिया जाए। भूमि, मधु आओ। मधु आके भूमि और विनय का गठबंधन करती है। रणवीर, कुहू आओ हमारा और अपनी रूपांसल मम्मा का कर दीजिए। कुहू आती है तो राम भी आता है, क्योंकि इस बच्ची से अच्छे से नहीं बांधता। फिर मधु की बारी आती है। मधु, मेरा कौन करेगा? तभी किसी की आवाज आती है, मैं। सब आवाज की तरफ देखते हैं तो वहां एक लड़की बैग लिए खड़ी थी, ब्लैक शॉर्ट्स और रेड टॉप में। रणवीर, छोटी। कारण विनय, बहिनी, छोटी। हाँ मैं। रणवीर, तू कैसे यहाँ, तुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही थी ना? छोटी आगे आते हुए कारण और मधु का गठबंधन करते हुए, छुट्टी होली पे नहीं मिल रही थी, उसके बाद से मिल रही थी, वहाँ होली 25 को था, यहाँ की तरह 26 को नहीं। कल मेरा लास्ट पेपर था, मैं दे के पहली फ्लाइट पाकर के आ गई। रणवीर, बहुत अच्छा किया। पंखुरी उठाते हुए, मैं पानी देती हूँ। तो पंडित जी, बेटा अब आप पूजा के बाद ही उठेंगी। शिवी, आप बैठिए चाची, हम दे देते हैं। छोटी, अरे नहीं, हमारा भी व्रत है। रणवीर, व्रत तेरा कैसा है? छोटी, वो कल मेरी भैया से बात हुई थी तो उन्होंने ने बताया आज पूजा और राजकुमारी का नामकरण है, इसलिए मैंने भी व्रत रख लिया और बोला कल आओ, सबको सरप्राइज दूंगी। रणवीर, चलो अच्छा किया। छोटी, अच्छा आप लोग पूजा शुरू करिए, हम नहा के फ्रेश होके आते हैं। पंखुरी, शिवी जी माफ करिएगा, आपको पारेसिन कर रहे हैं, पर हमारा एक काम कर दीजिए। शिवी, जी भाभी बोलिए। पंखुरी, हमारे कमरे में जहाँ से हमने आपको साड़ी निकाल के दिया था ना, वहाँ एक और साड़ी रखी होगी, आप वो निकल के छोटी बहिनी को दे दीजिए ना। शिवी, GCH38 लेसिबियन। पंखुरी, हमारे कमरे में जहाँ से हमने आपको साड़ी निकाल के दिया था ना, वहाँ एक और साड़ी रखी होगी, आप वो निकल के छोटी बहिनी को दे दीजिए ना। पंखुरी, हमारे कमरे में जहाँ से हमने आपको साड़ी निकाल के दिया था ना, वहाँ एक और साड़ी रखी होगी, आप वो निकल के छोटी बहिनी को दे दीजिए ना। शिवी, जी। शिवी उठकर चली जाती है। वही इधर पूजा भी शुरू होती है। कुछ देर शिवी छोटी भी आके पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं और लगभग 9 बजे तक पूजा चलती है। रणवीर ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई थी। इधर जैसे जैसे संत बज रहा था, नीचे खड़ी दादी दादाजी भी हाथ जोड़ ले रहे थे। कुछ देर में पूजा खत्म होती है। पंडित जी, अब नामकरण करते हैं। भूमि, जी राम भैया राजकुमारी को दीजिए। राम राजकुमारी को भूमि के गोद में रखता है। विनय, मधु छोटी आओ। दोनों एक भूमि के पास बैठती है। भूमि, हाँ तो बुआ जी अब जल्दी से नाम रखिए उनका, ताकि हम इन्हें राजकुमारी बोलने को जगह नाम से बुलाए। मधु, भाभी जी हमने और छोटी ने मिलकर 2 नाम फाइनल किया है, आपको उसमें से देख के बताना है कौन सा महल के लोगों के लिए है और कौन सा बाहर वालों के लिए। भूमि, 2 नाम। छोटी, क्यों नहीं हो सकता, हमारा भी तो 2 नाम है, विधि बाहर के लिए, छोटी घर के लिए। विनय, अच्छा ठीक है। पंडित जी, ये लीजिए थाली, इसमें सिंदूर घोल के नाम लिख दीजिए, दोनों लोग फिट वो नाम आप दोनों पढ़ के राजकुमारी के कान में बोलिए। मधु छोटी प्लेट लेती है और अपनी एक उंगली डुब्बा के थाली में नाम लिखती हैं। फिर छोटी भी यही काम दोहराती है। शाम, अब जल्दी से भाभी नाम बोलिए राजकुमारी के कान में, फिर हमें भी बताए। भूमि, जी। विनय थाली लेता है और भूमि को दिखाता है। भूमि नाम पद धीरे विनय को देखती है और फिर दोनों जुग धीरे से राजकुमारी के कान में दोहराते हैं। फिर दूसरे नाम को भी। कहू, भाभी बताए ना, आपने हमारी छोटी बेबी का क्या नाम रखा है? भूमि, कान्वी पंखुरी, मतलब हमारे नन्हे से बाल गोपाल को बांसुरी। मधु, जी चाची, और ये नाम राधा रानी से रिलेटेड भी है। भूमि, राधा सुन मुस्कुरा देती है और साथ ही आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। विनय भी आंसू देख लेता है तो धीरे से उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है। भूमि उसे देखती है तो सर ना में हिला के रोने से मना करता है। अभिमन्यु, आप बताओ दूसरा नाम अब। विनय, दूसरा नाम है राजकुमारी का नव्या। अभिमन्यु, नव्या, छोटी, हाँ नव्या, और नाम हमने भैया के नाम से निकाला है क्योंकि ये भैया की राजकुमारी है। पंडित जी ठीक है, हम कुंडली कल तक बना के बेच देंगे। भूमि, चलिए आप भोजन कर लीजिए। पंडित जी उठाते हैं। पंखुरी ने आज वही सबका आसान नीचे ही लगाया था।
राम बच्चों को लेके था तभी राजकुमारी रोने लगती है। मधु, भाभी आओ जाए, हम यहाँ देख लेंगे। भूमि, जी। वो राजकुमारी को लेके कमरे में आ जाती है और दूध पिला के सुला देती है। तभी वहाँ विनय आता है और एक नज़र दोनों को देख अलमारी के पास बात जाता है और उसमें से कुछ निकलने लगता है। भूमि को उसे देख रही थी, वो धीरे से उठती है और विनय के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और पीछे से ही गले लगा लेती है। विनय जो काम कर रहा था उसके हाथ हवा में ही रुक जाता है। विनय, भूमि छोड़ो, काम कर रहा हूँ। भूमि, नहीं, पहले आप मानिए फिर छोड़ूंगी। विनय, भूमि, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। भूमि वैसे ही धीरे से झुक उसके हाथ से निकल आगे आ जाती है और उसे सामने से गले लगा के, आई एम सॉरी ना हुकुम साहब, बस कल गलती से निकल गया, वादा पड़ते हैं आज के बाद कभी कहीं बोलेंगे, पर आप नाराज मत होए प्लीज़, हेम आपकी नाराज़गी अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ ना हुकुम साहब मान जाए, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा छोड़ दीजिए, आई एम प्रोमिस कभी आगे से नहीं करूँगी, आज माफ़ कर दीजिए प्लीज़। विनय बिना पकड़े उसे, मतलब आज करोगी? भूमि, नहीं, मतलब अभी से नहीं करूँगी। विनय उसे पकड़ लेता है और प्यार से उसके माथे को चूम, इट्स ओके, बट आगे से कुछ भी ऐसा कहा ना तो जिंदगी भर के लिए नाराज हो जाऊंगा। भूमि अपना चेहरा ऊपर उठा, पक्का नहीं कहूंगी। विनय, गुड, अब चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। भूमि, जी। दोनों बाहर आते हैं, तब तक पंडित जी भी खाना खा चुके थे। सब उन्हें विदा करते हैं। रणवीर उन दान दक्षिणा दे देता है। भूमि, चलिए फाइनल, सारा काम खत्म। रणवीर, अभी कहा, अभी तो नव्या का छतियार होना बचा हा। भूमि, ये क्या होता है? पनखुरी, उसमें माँ बच्चे के 6 दिन के होने पे अपने गोद में लेके सारा खाना खाती है। विनय, और सास गोबर से 16 खाने बना के पूना करती है। भूमि, पर नव्या तो सो रही है। पनखुरी, कोई ना, बस गोद में लिए रहना उसे। भूमि, ओके शिवी, आप राजकुमारी को लेके आए, हम तब तक भगवान की प्रसाद का खाना चढ़ा दे। भूमि खाना परोस के शंकर जी आगे रखती है और हाथ जोड़, देखिए दे दिया ना आपको खाना, अब कहिएगा नहीं कि सबको खिलाए हेमनवी। शंकर जी, ही हाँ, अब जाओ मुझे खाने दो। भूमि, हाँ हाँ खाए, हमने जब रोका है। पनखुरी, वही भगवान के मंदिर में किनारे गोबर से बनती है। शिवी तब तक राजकुमारी को लेके आ जाती है। भूमि वही बैठ जाती है और मधु एक थाली में सारा खाना परोस लाती है। भूमि, इतना सारा खाना? पनखुरी, और सब खाना है, तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेगी, सब में से एक एक कवा खाओ। भूमि, दही भी? पनखिरो, जी दही भी। भूमि मुंह बना के खाना स्टार्ट करती है। बेचारी का पेट बस एक एक कवा सारा खाना में से खाने से भर गया था। उसके बाद विनय बचा खाना उसी थाली में खा लेता है। कुछ देर में सब खाना खाते हैं। पनखुरी, मालिक नीचे महल में प्रसाद भेज दे। रणवीर, जैसा तुम्हारा मन। पनखुरी, मालिक वो भी हमारा परिवार है और सबसे बड़ी बात, जितने लोग प्रसाद खाएंगे उतने लोग का आशीर्वाद मिलेगा। रणवीर, हम भेज दो। पनखुरो, श्याम भैया हम प्रसाद देते हैं, नीचे दे आइए। श्याम, मैं। पनखुरी, जी आप चलिए अब। श्याम प्रसाद लेके आड़े टेढ़े मुंह बनाता है और नीचे बढ़ जाता है। वही बाकी सब चेहरा देख उसका हंसने लगते हैं। रणवीर, चलिए फाइनल, अब सारे काम खत्म, अब सब फिर से नॉर्मल रोज का काम। तभी अभिमन्यु, नहीं चाचू, अभी एक काम बचा है, सब उसे देखने लगते हैं। तो अभिमन्यु, वो अभी आप सारे कपल का कुल देवी के दर्शन करने जाना और वहाँ पूजा करना। रणवीर, अरे हाँ, मैं भूल कैसे गया, अभी ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। भूमि, चाचू रहने दीजिए ना, कुल देवी का पूजा अभी, जब मासा सही हो जाएंगी तब वो सब लोग मिलके चलेंगे पूजा करने। रणवीर और बाकी सबको भी बात सही लगती है तो भूमि को बात मान ली जाती है। तभी श्याम मुंह बनाते हुए नीचे से ऊपर आता है और पता नहीं क्या बड़बड़ रहा था। मधु, क्या हुआ देवर जी, किस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? श्याम चिढ़के, और किसके करूंगा है ना, वो महल में आई विराज बाबा की मौसी की लड़की, उसी पे एक तो खुद देख के नहीं चल रही थी, ऊपर से हमें सुना दी, आंधे हो क्या, मन तो क्या है, दे एक लपड़ खींच के पर छोड़ दिए। भूमि, अच्छा किया छोड़ दिए देवर जी, वरना वे मतलब में रानी सा लंबा चौड़ा लगता। तभी कारण, और उस छिपकली की नौटंकी सुनी पड़ती। छोटी बकवास भी तो। भूमि, ये कौन है वैसे? विनय, विराज भाई सा की मौसी की लड़की, यही रह के पढ़ाई करती है। मधु, पढ़ाई करती है, पर अगर विराज की बहन है तो बड़ी होगी ना, तो अभी तक पढ़ाई छोटी। अरे भाभी बड़ी तो है, देखा जाए तो विनय भाई सा से 3 साल बस छोटी है, पर पढ़ने में ध्यान दे तब ना, उसका मेकअप पे ध्यान रहता है बस। कारण, और नहीं तो भाई सा पे किसी तरह इन्हें पता ले और यहाँ की हुक्मरानी सा बन जाए। विनय, और मेरे छाती पे मूंग डरे। विनय को बात सुन सब हंसने लगते हैं। तभी करण, और पता है भाभी, एक बार तो उसने पूरे बच्चों के सामने भाई को प्रपोज भी कर दिया था। भूमि ये सुन विनय को देखती है तो विनय, और अपना भी तो बता, तुझे भी तो प्रपोज किया था मेरे मना करने पे। छोटी, मैं बताती। छोटी, ये बात ना 12 स्टैंडर्ड की है, जब भैया लोग 12 में थे, मैं 7 में और विराज भाई 11 में और छिपकली 11 में। आज स्कूल ने इन लोगों को फेयरवेल दिया था और उसमें सबको परफॉर्म करना था।
तब लास्ट में वो पे चढ़ी और माइक लेके बोलना स्टार्ट की। ये कहते हुए वो डिनिंग टेबल पे चढ़ जाती हैं। वही रखा ग्लास उठा के माइक बना के, स्कूल स्टूडेंट, आज मैं अपने लाइफ के सबसे बड़ा सपना पूरा करने जा रही हूँ, सो प्लीज़ आप सब मेरे लिए क्लैपी करिए। ये कहते हुए वो अपने हाथ में एक रोज उठाती है, फिर स्टेज से नीचे उतर जा। हाँ, विनय भैया और कारण भैया खड़े थे, वहाँ आती है। अभिमन्यु भैया उतारिए मुझे। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ नीचे उतरता है तो छोटी कारण विनय के सामने जाके खड़ी हो जाती है और अपने घुटनों पे बैठ, आई लव यू, पता नहीं कब से, पर जब से महल आई तुम्हारी दीवानी हो गई, क्या तुम मेरे बीएफ बनोगे? ये सुन विनय और कारण दोनों उस दिन को याद करने लगते हैं। दोनों बीचों बीच में खड़े थे। वही विराज की बहन ब्लैक साड़ी पहने उनके सामने घुटनों पे बैठी थी रोज लिए। वही सब तरफ क्लैपिंग की आवाज़ गुजाने लगती है। वही कारण विनय तो आंखें फाड़े देख रहे थे। कारण धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींचने लगता है। विनय ये देख उसका हाथ पकड़ कहा, चुपचाप खड़ा रह। कारण, क्यों भाई, क्यों फंसा रहे हो? एक तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल में बेहोश हो जाऊंगा। विनय, है जैसे मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ स्मेल को, मैं तुझसे जाड़ा महल रहा हूँ, मेरे सामने ही बैठी है। कारण, भाई प्लीज़ ना जाने दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा इसकी परफ्यूम की स्मेल से। तभी छोटी उनके पास आके खड़े होते हुए, भाई मेकअप की भी स्मेल है उसमें इन्वॉल्व। विनय, इतनी जाड़े स्मेल मेकअप की? छोटी, तो मेकअप जाड़े लगाई है तो जाड़े स्मेल तो होगी ही ना। कारण, इतना मेकअप क्यों लगाई है? छोटी, क्योंकि डिनासोर से छिपकली जो दिखाना था, अगर नहीं लगती तो यहाँ सब डर के अब तक भाग चुके होते और ये अकेले पार्टी करती। तभी विराज की बहन, बोलो विनय। विनय, सॉरी जिया पर मैं सिंगल नहीं हूँ। ये सुन सब उसे देखने लगते हैं। वही कारण, आपने हेम भी नहीं बताया भाई सा कि हमारी कोई भाभी है? छोटी, हमें भी नहीं बताया, लेकिन माफ़ कर रही आपको इश्क लिए, क्योंकि इसको आपने माना कि अब इश्क अलावा कोई भी भाभी चलेगी। कारण, मुझे भी चाहे तो आंधी बेहरी लंगड़ी भी हो, हेम मंजूर है। विनय धीरे से, गधों झूठ बोल रहा हूँ बचाने के लिए। तभी जिया, कारण काम से काम, तुम तो एक्सेप्ट कर लो। अब तो कारण की हालत खराब हो चुकी थी। वही विनय आन एक स्माइल देते हुए उसे देखने लगता है। कारण को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। जिया, बोलो कारण, अब तुम तो मेरा दिल मत छोड़ना। कारण, जिया मैं भी रिलेशन में हूँ। जिया, मैं नहीं मानती तुम रिलेशन में हो। कारण, पर मानना पड़ेगा मैं हूँ। जिया, कैसे? विनय का तो मैं मान सकती हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, पड़ती तो कभी किसी लड़की को देखते नहीं, फिर रिलेशन में कैसे हो? कारण को समझ ही नहीं आता क्या बोले। तभी विनय, हाँ कारण बताओ जिया को तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। कारण मन में, भैया आपने हेम फंसाया ना, देखो अब आप। कारण, जिए ये सच में मैं किसी लड़की को देखता भी नहीं। पर विनय, पर क्या? कारण, कारण, पर ये कि मैं रिलेशन में हूँ, वो भी किसी लड़के के साथ। सब कारण की बात सुन उसे देखने लगते हैं। वही विनय तो बस कारण को स्माइल पास कर रहा था। तभी कारण, और भी किसी और के साथ नहीं, विनय के साथ। ये कहते हुए कारण विनय जी बाहों को पकड़ लेता है। वही अब विनय की हालत खराब थी। विनय बस आंखें फाड़े कारण को देखने लगता है। कारण, विनय अब छुपाने से क्या फ़ायदा, बता दो सबको कि हम दो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। विनय, क्या बोल रहा है? वही जिया उठ के, मतलब तुम दोनों लेजिबियन हो? कारण, हाँ हम लेस्बियन हैं। नहीं विश्वास है तुमको? रुको मैं प्रूफ देता हूँ। ये कहते हुए वो विनय के गाल की चूम लेता है। वही विनय कारण को घूरने लगा था। कारण, इतना प्रूफ ठीक है ना, देखो इश्क जाड़े घर पे दूंगा। जिया, तुम लोग। जिया वहां से पैर पटकती चली जाती है। वही अब बाकी सब बस अजीब सी नज़रों से विनय कारण को देखने लगते हैं। विनय कारण छोटी का हाथ पकड़ बाहर आता है और दोनों पैदल ही घर के लिए चल पड़ते हैं। छोटी, भाई साहब आप दोनों सच्ची में आपस में? विनय, देख छोटी, वैसे ही मेरा दिमाग खराब किया है इसने, तू और मत कर। छोटी मुंह पे उंगली रख चल पड़ती है। कारण जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, विनय तू भी चुप रह। अभी कुछ पल ही हुए थे कि विनय की हंसी फूट पड़ती है, साथ ही कारण और छोटी की भी। छोटी, आप भैया से भाभी बन गए? कारण, मैं खुद लड़की बन गया। विनय, अबे तूने मेरी पप्पी छीन ली पहली। सब वही पेट पकड़ पकड़ हंसते हुए बैठ जाते हैं। छोटी, अब देखना वो मेकअप की दुकान छिपकली आपसे कैसे दूरी बना के रहती है। कारण, सच में और एक तरह से अच्छा है उसको परफ्यूम और मेकअप का स्मेल कर करके बेहोश नहीं होना पड़ेगा। छोटी, जो भी कहो भाई, लेकिन आज का दिन जिंदगी भर याद रहेगा। विनय, मुझे भी, और साथ में ये दाढ़ी वालों पप्पी भी। कारण, भाई सा ऐसे मत बोलिए, मेरे दाढ़ी गिरती नहीं है। विनय, अच्छा जाके किसी लड़की से पूछ, फिर पता चलेगा। छोटी, भाई सा अब जल्दी घर चलिए, इन सब के चक्कर के में बिना कुछ खाए पिए निकल आए हम लोग पार्टी से। विनय, हाँ। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखती है जहाँ गरम गरम आलू पराठा सेका जा रहा था और साथ में और भी छोटे छोटे दुकान थे। कारण, चलो आज बाहर का खाते हैं। विनय, हाँ वैसे भी बहुत दिन हो गए जब से महल छोड़ा, तब से खाया नहीं। छोटी, मैं गोलगप्पे खाऊंगी। विनय, पर पहले आलू पराठा एक, वरना बाद में कहूंगी पेट भर गया।
तीनों दुकान ले आके खाना खाते हैं, फिर आखिरी में आलू पराठा। विनय, और कुछ किसी को छोटी कुल्फी। अरन, हाँ, और खाते हुए घर चला जाएगा। तीनों कुल्फी खाते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। CH 39 भूत गर्लफ्रेंड। छोटी कुल्फी। अरन, हाँ, और खाते हुए घर चला जाएगा। तीनों कुल्फी खाते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रेजेंट, और पता है भाभी, उसके बाद से तो जब ये लोग अपना पेपर देने के लिए जाते थे तब भी सब लड़कियां इन्हें अजीब सी नज़रों से देखती थी। विनय कारण सबको देखते हैं और वही कारण विनय भी सबको देख रहे थे और एक बैग सब हंसने लगते हैं। मधु, रियली भैया आप और कारण लेस्बियन। भूमि, हे भगवान किसे हमारी शादी हो गई लेस्बियन से, जा जा जा। मधु, चाचू आपने हेम लूट लिया। रणवीर हंसते हुए, बेटा मुझे खुद आज पता चला कि मेरे दोनों भतीजे का आपस में ही चाकर चलता है। विनय, चाचू। रणवीर, क्या चाचू तूने तो कभी बताया भी नहीं था इस बात को। कारण, हाँ, ताकि आप सब हेम हमेशा छिड़ाओ। श्याम, तो कौन सा अब हम छोड़ेंगे। विनय, बस यही वजह है ना बताने की। कारण, ये छोटी तेरी तो। छोटी जल्दी से राम के पीछे जाते हुए, देखो भाई अगर कुछ बोला ना तो मैं ये बात सबको बात दूंगी। विनय, बताने लायक रहेगी तब ना। कारण, और अगर तूने सबको बताया ना तो देखना मैं भी तेरी बात सबको बता दूंगी। छोटी तुरंत राम के पीछे से निकल के आगे आते हुए, देखिए भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विनय, क्यों क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, बहुत मजे ले लेके बता रही थी ना, देख अब। छोटी, प्लीज भैया ना। रणवीर, अरे बाद में झगड़ना, अभी बताओ तो सही। विनय, चाचू ये भी तभी की बात है, हम सब के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे और छुट्टियां चालू हो गई थी, तब राजा सा एक दोस्त अपने पूरे परिवार के साथ रहने आए थे। उनका एक बेटा था हमारे ही उम्र का। कारण, उसका नाम आदित्य था, वो भी यही पास के राज्य के राजा थे और उनका बेटा भी बहुत अच्छा और समझदार था। हमारी और उसकी दोस्ती 2 दिन में ही हो गई विनय, पर जिया की नहीं हुई क्योंकि उसे भी जिया पहली नज़र में डायन से कम नहीं लगी थी। एक रात हम सब बैठ के बातें कर रहे थे बगीचे में और छोटी वही बैठी अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही थी, तभी वो जिया आती है। जिया, हाय राजकुमार आदित्य। आदित्य एक स्माइल दे देता है तो वो आके आदित्य के पास खड़ी होके, छोटी थोड़ा किनारे हो ना, मुझे भी बैठना है। छोटी जो आदित्य के पास बैठ के होमवर्क कर रही थी और साथ ही मैथ्स के इक्वेशन में आदित्य की हेल्प ले रही थी, वो तुनक के बोली, क्यों यहाँ क्यों बैठना है, जाके उधर बैठ जाए ना, खाली तो है जगह। जिया उसे घूर पर प्यार से, क्योंकि बेटा मुझे आदित्य से बात करनी है। छोटी, तो बाद में करिएगा, अभी हेम वो होमवर्क में हेलो कर रहे हैं ना आदि भैया। आदित्य, हाँ बच्चा। जिया, पर आदित्य मुझे तुमसे बात करना है, होमवर्क तो तुम बाद में भी कर सकते हो और वैसे भी ये छोटी बच्ची थोड़ी है जो तुम हेलो कर रहे हो। छोटी, हूँ मैं छोटी बच्ची, समझी आप MKDC। तीनों और जिया उसकी बात सुन उसे देखने लगते हैं। विनय, बेटा ये MKDC क्या है। छोटी, मेकअप की दुकान छिपकली। उसकी बात सुन तीनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वही जिया उसे गुस्से में घूरने लगती है। जिया गुस्से में, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेकअप की दुकान बोलो। ये बोल वो अपना हाथ उठा देती पर उसे थापड़ लगता बीच में आदित्य। विनय कारण तीनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वही छोटी जल्दी से आदित्य के पीछे छुप जाती है। विनय, सोचना भी मत मेरी बहन पे हाथ उठने की। आदित्य उसका हाथ झटक, दिमाग ठीक है तुम्हारा, बच्ची है वो अभी और तुम हाथ उठा दी। जिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो जल्दी से अपना रंग बदल, सॉरी सॉरी आदि, वो बस गलती से गुस्से में हो गया, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती, मैं तो इसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, सच्ची आइसवियर। छोटी पीछे से धीरे से, हाँ छिपकली मानेगी ही ना छोटी बहन, आदि भैया को इम्प्रेस जो करना है। जिया, सॉरी बेटा, अपनी दीदी को माफ़ कर दो, आप तो गुड सिस्टर हो ना दीदी के। छोटी कुछ नहीं बोलती, तभी ऊपर से माँ सा, विनय की माँ बड़ी रानी सा, तीनों को खाने के लिए बुलाती है तो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी माँ सा, बेटा आदि को भी लेते आओ। आदि, जी आंटी हम नीचे बता दे पिताश्री को, फिर आते हैं। विनय, माँ सा हम लेके आते हैं सबको। माँ सा में सर हिला के चली जाती है। आदि, चलो अंदर पूछ के आते हैं। तीनों अंदर जाते हैं तो रास्ते में ही महाराज और सब मिल जाते हैं जो वहीं पड़े सोफे पे बैठ बातें कर रहे थे। आदि, पिताश्री। आदि के पिता, हाँ बेटा। आदि, क्या हम ऊपर जाए विनय के घर। तभी रानी सा, पहले खाना खा लीजिए। आदि, नहीं ऊपर खाएंगे सबके साथ। महारानी, जी ठीक है जाए। आदि, माँ सा एक और बात, क्या जब तक हम यहाँ हैं ऊपर कारण और विनय के साथ रह सकते हैं। आदि की माँ अपने पिता को देखती है तो विजय हेच पल के झपका देते हैं। आदि को माँ, जी बेटा आप रह सकते हैं। आदि, ठीक है हम अपना सामान लाते हैं। विनय, बाद में लाना अभी चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी रानी सा भी सीढ़ी तक आ जाती है उन बुलाने। माँ सा, चलिए बेटा खाना ठंडा हो रहा है। तभी आदि की माँ उठते हुए, प्रणाम भाभी सा। विनय की माँ, जी प्रणाम भाभी सा। फिर आदि के पापा को देख, प्रणाम भाई सा। वो भी उठ के है जोड़ लेते हैं। माँ सा, माफ़ करिएगा पर हमने बच्चों का खाना निकल दिया है तो ठंडा हो रहा है, हमें जाना होगा।
मगरानी, जी रानी सा आप जाए। मासा, चलिए बच्ची। चारों दौड़ के मासा के पास आते हैं तो मासा की नज़र विराज और जिया पे जाती है जो उन्हीं देख रहे थे। मासा का विराज से बहुत अच्छा संबंध था पहले, पर जब से अलग हुए सब तनी बोला कम हो गया और बची कूची आग छोटी रानी लगा दी। वो दोनों बहुत ध्यान से मासा को देख रहे थे। मासा, विराज, जिया आप भी चलो और आज सबके साथ खाना खा लो। जिया तो जैसे यही चाहती थी आदि का साथ, वो पट से उठ के, जी बड़ी मासी। पर विराज नहीं उठा, वो बस अपने पिता को देख रहा था। मासा, महाराज क्या हम विराज को ले जा सकते हैं? महाराज, जरूर। मासा, आइए बेटा हमने आपके पसंदीदा बिरयानी बनाई है। विराज तुरंत उठ के मासा के पास आ जाता है। सब ऊपर आते हैं, वही जिया को देख इन चारों का मुंह बन गया था। मासा सबको खाना परोसती हैं और फिर खुद विराज के पास बैठ उसे अपने हाथों से खिलाते हुए, हाय हमारा बच्चा कितना पतला हो गया है, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? विराज, खाता हूँ। सब खाना खाते हैं। मासा, बच्चों आज गर्मी जाड़े है, छत पे सोए। सब एक साथ, जी। जिया, मासी मैं भी सो सकती हूँ आप लोग के साथ। जिया की बात सुन इन तीनों का मुंह बन जाता है। मासा, हाँ आप नीचे पूछ के आ जाना। सब छत पे थे, जिया अभी आई नहीं थी। विनय, वैसे आदि जिया को तुमसे क्या बात करनी थी उस समय? आदि, कुछ नहीं यार, आज सुबह उस MKDC ने मुझे सुबह प्रपोज किया और मैं वहां से बिना जवाब दिए भाग गया, बस इसलिए पीछे पड़ी है छोटी, मतलब उसने आपको भी नहीं छोड़ा। आदि, मुझे भी नहीं छोड़ा मतलब, और कौन उस डायन का सीकर हो गई? विनय, तुम्हारे ये नए बने दोनों दोस्त। आदि, पर तुम तो भाई लगोगे ना? कारण, प्लीज आदि किसी चुड़ैल की बहन बना दो पर जिया को नहीं। आदि, तो तुम बचे कैसे? ये सुनते ही छोटी की हंसी छूट जाती है। विनय, मत पूछो भाई, उसे बचने के लिए क्या करना पड़ा। छोटी, मैं बताती हूँ। छोटी उसे पूरा किस्सा सुना देती है जिसे सुन आदि भी पेट पकड़ हंसने लगता है। मुझे भी बचा लो इसी तरीके से। आदि, भाई क्या सॉलिड तरीका निकाला है बचाने का। अल्पविराम, विनय, सोचना भी मत मुझे किस करने की, मैं कोई कोठा पे मिलने वाली लैला नहीं ही ज्योति लोग मुझे आके चुम के चले जाओ और मेरी इज्जत का फालूदा कर दो। आदि, फिर मैं कैसे बचूं छोटी, मैं एक रास्ता बताती हूँ। तीनों उसे देखने लगते हैं तो छोटी, कान पास लाओ। छोटी कान में कुछ बोलती है, तीनों आइडिया सुन उसे देखते हैं। आदि, इसे तो वो फिर दोबारा कभी नहीं मुझे देखेगी उस नज़र से। कारण, नज़र छोड़ो कभी सोचेंगे भी नहीं। छोटी, सो इसे काम करते हैं। कुछ देर में सब आ जाते हैं। जिया, मैं भी आ गई। आदि, जिया मुझे कुछ बताना ही तुम्हें। जिया, हाँ बोलो ना। आदि, यहाँ नहीं, रात में 1 बजे नीचे। जिया, ठीक है। कुछ देर में सब सो जाते हैं सिवाय छोटी, विनय कारण आदि को छोड़ के। लगभग 12:30 बजे छोटी धीरे से उठती है, फिर विनय कारण आदित्य भी। आदि, तकिया लगा दो, अगर आंटी ऊपर आई भी तो तकिया देख के हमें समझ चली जाएंगी। छोटी, ओ हमारे प्यारे भाई सा लोगों, पहले इस मेकअप की दुकान को देखो सोई है कि नहीं। विनय, सोई है यार, और उठाने भी नहीं वाली 1 बजे से पहले। कारण, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? विनय, मैंने अलार्म लगाते देखा था। छोटी, तो चलिए फिर नीचे। चारों धीरे से नीचे आते हैं। छोटी, ही दीजिए आप लोग सफ़ेद कुछ। आदि, मेरे पास कुर्ता है एक, वो पहन लो, तुम्हें बड़ा भी होगा और फिर भी हो जाएगी। छोटी, ओके लाइए और आप लोग तैयार हो जाए आपने अपने ड्राइंग स्किल्स दिखाने के लिए। आदि, आओ मेरे कपड़े विनय के कमरे में है। तीनों विनय के कमरे में जाते हैं। आदि कुर्ता निकल देता है तो छोटी अपने टॉप और लोवर के ऊपर से ही पहन लेती है। कारण, ऊपर से क्यों पहन रही हो? छोटी, क्यों, क्या अगर वो ऊपर आएगी तो जल्दी से बस कुर्ता निकल, सो जाऊंगी, आप चेहरा थोड़ी देखेगी रात में मेरा। विनय, अच्छा अच्छा ठीक है, पर अब जल्दी तैयार हो, आती ही होगी। छोटी बेड पे बैठ जाती है और तीनों कुछ मेकअप का सामने लेके शुरू हो जाते हैं और कुछ देर में तीनों अपना काम फिनिश कर। डन छोटी, देखो खुद को। विनय, अरे बिल्कुल बिल्कुल। छोटी उठ के शीशे के पास जाती है और जैसे ही देखती है चिल्ला पड़ती है। छोटी, काद्रुप्ले ए। विनय, क्या हुआ? छोटी, ये क्या किया है आप तीनों ने? छोटी, भूत बनाया है। छोटी, आप लोग ना बस इस छिपकली से पीछा छोड़ा दूं फिर बताती हूँ। कारण, ये कोई आ रहा है। आदि, छुपो लोग जल्दी से। कारण, विनय छोटी बेड के नीचे छुप जाते हैं। जिया, आदि आप अंदर है क्या? आदि, हाँ जिया आओ। जिया अंदर आती है और आदि के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। जिया, आदित्य आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आदि, जिया मैं आपको पसंद हूँ समझ में आता है, पर हम कभी एक नहीं हो सकते। जिया, क्यों आदित्य, क्या मैं आपको अच्छी कहीं लगती? आदि, नहीं जिया ऐसी बात नहीं है। जिया, फिर कैसी बात है आदि? आदित्य, जिया वो बात यह है कि मेरी जिंद किसी और के बस में। हाँ। जिया, किसके? आदित्य, जिया वो एक लड़की है जो मुझे अपने काबू में रखती है, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती और यही वजह है मैंने सुबह जवाब नहीं थे और भाग गया तुम पसंद करते हुए भी।
जिया, कौन है वो आप बताइए, मैं उसे आपसे दूर करूंगी, फिर हम और आप हंसी हंसी एक साथ रहा जाएगा। ये कहते हुए किया आदित्य को गले लगा लेती है। वही आदित्य की हालत ही खराब जाती है। आदि अजीब सा मुंह बना के शीशे में देखता है जहां उसे ये तीनों साफ साफ दिख रहे थे और तीनों उसे देख रहे थे और है रहे थे। हो, आदि उन तीनों को रिक्वेस्ट भरी नज़र से देख रहा था। छोटी उसे कुछ इस करती है तो आदित्य लंबी सांस लेके धीरे से जिया के कंधे को पकड़ उसे अलग करता है। आदि, जिया वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। जिया, तो फिर पागल है क्या? आदि, ना पागल भी नहीं है बल्कि उसे बढ़ के है। जिया, बताओ तो कौन है? आदि, बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। जिया, वो यहाँ है पर कैसे, हमने तो उसे आते नहीं देखा। आदि, उसे हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता बिना उसके परमिशन से। जिया, कौन है वो? आदि, पीछे देखो। जिया पिछ पलट के देखती है तो उसको तो जान ही हलक में अटक जाती है, उसके मुंह से आज ही नहीं आ रहा था। आदि, जिया ये है मेरी बचपन की दोस्त और अभी की भूत गर्लफ्रेंड पिया। पर जी को तो कुछ सुनाई ही न दे रहा था, वो वैसे ही बस खड़ी थी और बस आपने सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। पिया, तो तुम हो जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने की हिम्मत क्यों? अभी तो मेरे सामने उसे गले भी लगाया, अब इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जिया, नहीं देखो मेरे पास मत आना। पिया, और तुम जो मेरे पति से चिपकी थी कुछ देर पहले। जिया, अरे वाह, तो मैं बस गिर रही थी तो आदि ने बचाने के लिए पकड़ लिए, तुम गलत समझ रही हो। पिया, और प्रपोज? जिया, अरे वाह, तो मैं इन्हें भाई बने के लिए प्रपोज की थी, हमारा कोई भाई नहीं है ना। जिया की बात सुन विनय कारण की हंसी छुट जाती है, दोनों मुंह पे हाथ रख लेते हैं। आदि भी मुस्कुरा देता है। पिया, सच में? जिया, हाँ हाँ सच में, आप आदित्य भैया से पूछ लो। है ना आदित्य भैया? ये कहते हुए वो पीछे देखती है तो आदि जल्दी से अपनी मुस्कान छुपाते हुए हाँ में सर हिला देता है। पिया, पर मैं कैसे मानूं? जिया, मैं राखी बांध देती हूँ। आदि, हाँ ये सही रहेगा, मेरे पास एक राखी पड़ी है पिछले साल की, अभी लता हूँ। पिया, नहीं। जिया आदित्य पिया को देखने लगते हैं तो पिया, मैं इस चुड़ैल को अपनी नंद नहीं बना सकती, मुझे प्यारी सी गुड़िया जैसी नंद चाहिए, न कि इसके जैसी 10 किलो मेकअप थोप के चले वाली। कारण धीरे से, सच में भाई अब तो मैं भी कहूंगा, जाने क्या खा के मासा ने ईश पैदा किया था, देख लेना वो चीज़ घर में लाना बंद कर दूंगा अपनी वाली के प्रेग्नेंट हों पे। विनय, मैं खुद। पिया, बोलो। जिया, मैं अपने बालों की कसम खा के कहती हूँ अगर मैं दोबारा आदित्य भाई की तरफ नजर उठा के देखी तो आपने बाल कटवा लूंगी। पिया, बस कटवा नहीं चिलवा लेना खुद से वरना मैं छील दूंगी। जिया, हाँ में सर हिला देती है। पिया, तो चलो भागी अब यहाँ से। जिया जल्दी से बाहर भाग जाती है और सीधे नीचे अपने कमरे में रुकती है, वही ये दोनों भी बेड से निकल जाते हैं। CH40 जलादपति। पिया, बस कटवा नहीं छीलवा लेना खुद से वरना मैं छील दूंगी। जिया, हाँ में सर हिला देती है। पिया, तो चलो भागी अब यहाँ से। जिया जल्दी से बाहर भाग जाती है और सीधे नीचे अपने कमरे में रुकती है, वही ये दोनों भी बेड से निकल जाते हैं और चारों एक दूसरे को देखते हैं, फिर धीरे से बाहर निकलते हैं और सीढ़ी तक आते हैं तो उनवी से जिया भागती हुई दिखती है और अपने कमरे में जाके सीधा दरवाजा बंद करती है। तीनों उसे अंदर जाते हुए देख वापस सब कमरे में आठ है और एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर हंसन शुरू करते हैं। विनय बेड पे गिर जा है हंसते हंसते, कारण आदि भी बेड पे बैठ जाते हैं। छोटी दोनों के ऊपर खुदते हुए बैठ जाती है। विनय, क्या डराया तुमने छोटी उस छिपकली को? आदि, अरे सच में मेरी प्या बहना, मजा आ गया तुम्हारा एक्टिंग देख। छोटी हंसते हुए, तो देखा ना, मैंने कहा था ना मेरा आइडिया 101% काम करेगा। कारण, करना ही था सखी, हमारी छोटी शैतान का प्लान था ही। उठता है और छोटी जो कारण के ऊपर पैर फेंक के और विनय के ऊपर लेटी थी उसका गाल खींचते हुए, थैंक यू बच्चर रियली मुझे उस आफत से पीछा छोड़ाने के लिए। छोटी उठाते हुए, भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसे बदले आप तीनों को मेरी बात माननी होगी। विनय कारण इश्क बात सुन उठते हैं झटके से तो वो गिरने लगती है। आदित्य जल्दी से उसे पकड़ अपने पास बैठा लेता है। छोटी दोनों को घूरने लगती है तो विनय, सॉरी यार जाना बुझ के नहीं गिराए, तूने बात मानने को कही तो डर के उठ गए। करण, हाँ नहीं तो पता नहीं क्या कराओ तुम। छोटी, जाड़े कुछ खास नहीं, बस आप तीनों को वाद कारण होगा। आदि विनय कारण एक साथ, क्या? छोटी, कि कल हम सब घूमने जाएंगे और बाहर का जो भी हम मन करेगा आप खिलाओगे। तीनों की जान में जान आती है छोटी की बात सुन। आदित्य, डॉन। विनय, फिर मैं मासा से बोल दूंगा। कारण, मैं जगह देख लूंगा अच्छी सी। छोटी, ठीक है अब चलिए मेकअप रिमूवर करिए हमारा। आदि, मैं पानी लाता हूँ गरम। तीनों उसका मेकअप रिमूवर करते हैं। कारण किचन में जाके मलाई लाता है और अपने हाथ में माँ छोटी के चेहरे पे लगाते हुए, अब मेकअप से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। छोटी, ओके अब चलिए सोने, हमें नीनी आ रही है। विनय, हाँ चलिए। चारों ऊपर आते हैं और सो जाते हैं। प्रेजेंट, भूमि हंसते हुए, कि भगवान आप इतनी शैतान थी बचपन में। रणवीर, अरे बचपन में नहीं, अभी भी जाके भी सबको पारेसा करती रहती थी। छोटी,
अच्छा अच्छा ठीक है, अब हंसना बंद करिए आप लोग। पर कोई चुप नहीं होता तो छोटी पैर पटकते हुए, बस हो गया ना। सब चुप हो जाते हैं। शिवी, हुकुम सा। विनय, जी शिवी, वो हमें कल कहीं जाना है तो क्या आपकी गाड़ी और ले जा सकते हैं? बस कल भर ले जाएंगे और एक बार जगह देख लेंगे तो खुद से चले जाया करेंगे। विनय, शिवी पहली बार हम आपके भाई सा है, हुकुम सा नहीं। दूसरी आप बस कल नहीं रोज गाड़ी से जाएंगी और आपको शाम छिड़ेगा और लाएगा। शिवी, अरे नहीं आप परेशान मत होइए ही, बस कल जो ज़रूरत है कल एक बार जगह देख लेंगे तो मैनेज कर लेंगे। भूमि, आपको के कहा है वैसे? मधु, भाभी ये भी डॉक्टर है पे हम साथ रहा थे पर मैं यहाँ आ गई तो ये वहाँ अकेले हो गई इसलिए हमने यही बुला लिया इन्हें भी ताकि वहाँ शिवी दी को अकेला न फील हो और इसी बहाने ये घूम भी लेंगी यहाँ। रणवीर, शिवी आप मधु की दोस्त हो और अब हमारे घर की बेटी भी तो आपसे आप गाड़ी से ही जाएंगी समझी और हमें इस पर बहस नहीं चाहिए। ये कहते हुए आर अभिमन्यु को देखता है। शिवी, चाचू पर हम हमेशा यहाँ नहीं रह नहीं सकते इसलिए कह रहे हैं और हाँ हमें एक घर दिला देते आप लोग वही हॉस्पिटल के पास। मधु, क्यों दी? शिवी, रहने के लिए मधु। पंखुरी, पर शिवी जी आप यहाँ रह सकती है। शिवी, चाची सॉरी पर हम ऐसे यहाँ कैसे रुक सकते हैं? रणवीर, जैसे सब यहाँ रह रहे हैं और शिवी लास्ट डिसीजन है ये आप यही रहेंगी और आपको अजीब लग रहा है तो हम आपको बता दें आपको हम फ्री में नहीं रख रहे आपको एक ड्यूटी दे रहे हैं। शिवी, क्या? रणवीर, यही कि सबसे रात में खाने के बाद 9 बजे सबको आप अब स्पेशल दूध देंगी बना के पीने को। सब रणवीर को देखने लगते हैं तो रणवीर, बहुत अच्छा दूध बनाती है ये, कल मैं एक चम्मच पिया था। एक्यूटली जब कारण दूध का ट्रे किचन में रख के अभिमन्यु के कमरे में जाता है तो रणवीर वही थे पानी पीने आया था और दूध को थोड़ा सा गाल्स में दे वो पिटा है और उसे अच्छा लगता है। रणवीर मुस्कुरा के पानी पिक चला जाता है। शिवी, जी चाचू डॉन। रणवीर, अच्छा अब सब चलो आराम कर लो थक गए होगे। सब आपने अपने कमरे में आ जात है। आज का दिन ऐसे ही कट जाता है, अब सब नॉर्मल हो गया था, होली बीते भी एक हफ्ता हो गया था। शिवी भी अब सबके साथ घुल मिल गई थी। हाँ पर अभिमन्यु और उसके बीच एक जीव सी दूरी थी। घर वाले जानना चाहे आखिर क्या वजह है पर दोनों हर बार बात टाल देते पर रणवीर को पता था। ब्रेकफास्ट के टाइम पंखुरी मुंह फूला के घूम रही थी और सबको खाना दे रही थी, वही बाकी सब उसे देख रहे थे। रणवीर को कल से उसे देख रहा था और बात करने की कोशिश कर रहा था, वो बोल ही पड़ता है। रणवीर, मालकिन बस करिए ना, क्या नाराज है? पंखुरी चिढ़के, हमें शौक लगा है ना मालिक इसलिए नाराज है। रणवीर, अरे पर सुनिए तो। पंखुरी जिसके हाथ में पराठे के कैसेरोल था वो गुस्से में उसे टेबल पे रखते हुए, क्या सुने, तब से तो आपकी ही सुन रहे हैं, कभी ये कही वह रणवीर पर। पंखुरी, क्या पर? हाँ क्या पर बोलिए। भूमि, चाची बात क्या है कि ऐसे गुस्सा कर रही है? पंखुरी, आपके चाचा का काम ही ऐसा है, न चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है और मन करता है कि क्या कर दूं इनका हम। विनय, चाची कुछ भी करिएगा पर हाथ पैर मत तोड़िएगा। पंखिरो और बाकी सब विनय को बात सुन उसे देखने लगते हैं तो विनय, क्या सच तो बोल रहा हूं? अगर हाथ पैर चाची तोड़ दी तो जो काम ये ऑफिस में करते हैं 2 महीने तक मुझे करना पड़ेगा। रवीर विनय को घूरने लगता है, वही बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। मधु, अच्छा हमारी प्यारी चाची बताइए तो सही क्या बात है, गुस्सा क्यों हाँ आप आज सुबह से? पंखुरी वही चेयर पे बैठ राम की बाजू पे आपे सर रख, क्या बताऊं ये जो जलाद पतिदेव है ना हमारे। श्याम, क्या चाची जलाद पतिदेव क्या नाम रखा है अपने? रणवीर पास में पड़ा चम्मच श्याम की तरफ फेंकता है तो श्याम जल्दी से कैच कर लेता है। शिवी, चाची बताइए क्या किया है चाचू ने? पंखुरी, ये हमारी राजकुमारी को हमसे दूर करने की बात कर रहे हैं। क्या सब एक साथ चिल्लाते हुए खड़े होते हैं? कारण, चाचू ये क्या बात हुई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मधु, हाँ चाचू अभी कुहू कितनी छोटी है और आप अभी से उसे हमसे दूर कर रहे हैं। विनय, हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे, वो हमारी छोटी बहन है और हम अपनी बहन को हमसे दूर नहीं जाने देंगे। छोटी, हाँ चाचू मैं भी बाहर 18 साल की उम्र में गई थी और कुही तो बस अभी 4 साल की है। रणवीर झुलझुला कर, चुप, क्या बकवास कर रहे हो सब? अभिमन्यु, वही बकवास जो आप करने वाले हो। राम, चाची मैं कभी आपके फैसले से इनकार नहीं करता, हमेशा आपकी बात मानता हूं पर ये नहीं कहूँ अभी बहुत छोटी है, उसका ऐसे बाहर जान इस नोट सेफ। रणवीर, राम तुम तो समझो। पंखुरी, वो क्या समझे, आप समझो, कहू नहीं जाएगी हमसे दूर एक सेकंड के लिए भी। रणवीर, पंखुरी बस करो अब और तुम सब चुपचाप बैठो और मस्त करी और बात सुनो। सब बैठ जाते हैं। रणवीर, कहू कहीं नहीं जा रही दूर समझे। भूमि, तो फिर चाची। रणवीर, क्या चाची मैं पागल दिखता ही क्या तुम सबको, वो मेरी जीने को वजह से उसे मैं दूर क्यों करूंगा? शिवी, तो चाची ऐसा को बोली आप कुहू को उनसे दूर कर रहे हो? रणवीर, क्योंकि मैं कुहू का एडमिशन कराना चाह रहा हूं, अब वो 4 की हो गई है तो उसे नर्सरी पढ़ना होगा, इसलिए मैं आज तुम्हारी चाची के साथ जाने वाला हूं, पर तुम्हारी चाची तो बोल रही है को अभी मत कराए, अभी बहुत छोटी है, 1 साल बाद कराएगा। पंखुरी,
तो क्या गलत कह रही, अभी देखिए तो कितनी छोटी सी है और उसे ही आपने से दूर कर दे 1 घंटे के लिए, बिल्कुल नहीं, अभी तो वो खाना भी नहीं खा पाती खुद से, पता नहीं वहाँ उसको लोग खाना खिलाएंगे कि नहीं, इशक ख्याल रखेंगे कि नहीं। सब पंखुरी को देख रहे थे, वही रणवीर मन में, सच में मैंने तुम्हें अपनी बीवी और कुहू को माँ बना के सबसे अच्छा फैसला किया है, तुम तो उसे उसकी असली माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हो। मधु, चाची आपको चिंता जायज़ है पर चाचा का फैसला भी सही है। विनय की चाची, अब कुहू को पढ़ाई करने जाना चाहिए, उसकी आगे हो गई है। पंखुरी, अभी तो आप लोग हमारे साइड थे, इतनी जल्दी दल बदलू कैसे हो गए। भूमि, क्योंकि चाचू सही है चाची, आपको समझना होगा और कुहू को पढ़ने भेजना होगा। शिवी, हाँ चाची, और जहाँ तक बात है उसके ख्याल रखने की, तो हमारा दोस्त वहाँ प्रिंसिपल है, मैं उसे बोलूँगी वो उसे अपनी बेटी जैसे ख्याल रखेगा। शिवी की बात सुन अभिमन्यु शिवी को देखने लगता है। पंखुरी, हाँ अब आप लोग भी आपने चाचू का ही साथ दीजिए, हमारा क्यों देंगे जाए, हमें आप सबसे भी बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो उठ के कमरे में चली जाती है। रणवीर, अब बताओ मैं क्या करूँ, कल से नाराज होके बैठी है। शिवी, चाचू थोड़ा प्यार से समझाइए, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, सैयद समझ जाए। रणवीर उठ के जाने लगता है। ती भूमि, चाचू। रणवीर रुक उसे देखता है तो भूमि एक थाली में 5 पराठे निकल देते हुए उन्हें, और खुद दोनों लोग खा लीजिएगा। रणवीर थाली लेके अंदर बात जाता है, वही ये सब भी खाना स्टार्ट करते हैं। रणवीर अपने कमरे में आता है तो पंखीरो बेड में पेट के बाल लेती थी। रणवीर न में सर हिला के खाना टेबल पे रखता है और गेट बंद कर पंखुरी के पास आता है और बेड पे बैठता है। रणवीर, पंखू, पर पंखीरो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है तो रणवीर पंखीरो के बगल में लेट जाता है, प्यार से उसका माथा सहलाते हुए, मालकिन। तभी उसे पंखुरों के सिसकियों को आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही रणवीर तुरंत पंखुरी को अपनी तरफ पलता है। पंखुरी भी उसे पकड़ लेती है और उस सीने पे अपना मुंह छुपा लेती है। रणवीर, बच्चा रोना बंद करो पहले। पंखुरी पर वैसे ही रहती है तो रणवीर, अच्छा नहीं भेज रहा मैं कुही को स्कूल पर, रोना बंद करो। पंखुरी धीरे से, नहीं मालिक भेज दीजिए, वैसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमें लोग हमेशा नीचा और बेवकूफ़ समझते हैं और हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे हमारा उठाया जाता था और हमें जलील किया जाता था। रणवीर तुरंत पंखुरी के कमर पे आपने हाथ कसते हुए, पंखुरी ऐसे नहीं बोलते बच्चा, और किसने बोला तुम बेवकूफ़ हो, ती तो सबसे समझदार हो, और देखो अपनी समझदारी से कितने अच्छे से घर चलाती हो, पहले मुझे घर की चिंता रहती थी पर जब से तुम आई सारी चीज़ें संभल ली, फिर बोलो। पंखुरी, साहब वहाँ कोई हमारी राजकुमारी को पारेसन नहीं करेगा ना। रणवीर, बिल्कुल जय, हमारा बच्चा हम है ना। पंखुरी, फिर भी साहब हमने देखा है विद्यालय में गुरुजी लोग लड़कियां को पढ़ाने के बहाने से छुट है। रणवीर को आंखें लाल होने लगती है ये सुन के। रणवीर, पंखुरी आपके साथ ऐसा किसने किसने किया। पंखुरी धीरे से अपना सर उठा उसे देखती है और फिर बोलती है, हम जहाँ रहते थे ना वहाँ जो चाचा जी थे वो बच्चों को पढ़ाते, ये घर पे ट्यूशन तो वो लड़कियों के पीछे जाके उन्हें ऐसे ही छूटते, और 1-2 बार तो इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही करने की सोची, पर हम वहाँ से अपने गणेश जी के पास आ जाते थे और वो हमारी रक्षा कर लेते थे। रणवीर उसके बालों को सहला के, चिंता न करे जान, हमारे राजकुमारी के साथ ऐसी हरकत कर्म तो दूर कोई सोचेगा भी नहीं। पंखुरी, वो तो हमें पता है मालिक, आपके रहते राजकुमारी क्या कोई किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा, वरन हमारे ये जो जलाद पर हमारे लिए प्यारे पति है वो भूमि के संकर्की का रुद्र रूप धारण कर लेंगे। रणवीर उसकी बात पे मुस्कुरा देता है और फिर पंखुरी के आशी पहुंच। रणवीर, बस बच्चा, अब आपने ये कीमती आंसू बहना बंद करिए और मुस्कुराए और फिर तैयार हो जाए ताकि हम और आप आज अपनी बेटी का एडमिशन कराने जा सके। पंखुरी, जी, और कहते हुए वो जैसे उठने लगती है रणवीर उसकी कमर पकड़। रणवीर, मालकिन कहा चली ऐसे हमें बिना हमारा इनाम दिए। पंखीरो, कैसा इनाम। रणवीर, अरे हमने आपको मनाया और समझाया, इनाम तो बनता है ना मीठा सा। पंखुरी, क्या चाहिए बताए, हम आपके बना देंगे। रणवीर, अरे उसके लिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही दे सकती है। पंखुरी उसे को फ्यूजन में देखती है तो रणवीर उसके होठ की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देख पंखीरो शर्मा के, क्या मालिक आप भी हटिए। रणवीर, अरे ऐसे कैसे, हम तो बिना इनाम लिए आपको नहीं छोड़ेंगे। पंखुरी, हमें नहीं आता। रणवीर, तो हम सिखा देते हैं। ये कहते हुए वो एक झटके से पलट देता है पंखुरी को। अब पंखुरी नीचे बेड पे थी और रणवीर उसके ऊपर। रणवीर उसे देखता है और झुक उसके होठों को अपने होती के बीच ले लेता है और धीरे धीरे उसे चूमने लगता है। पहले शुरू में तो विच थोड़ा नॉर्मल किस कर रहा था, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था रणवीर वाइल्ड हो रहा था। रणवीर धीरे से अपने जीव को पंखीरो के होठों को छूता है और उसे खोलने को कोशिश करता है, पर पंखुरी ऐसा करने नहीं देती, इसलिए वो उसके होठों को काट लेता है, जिसे पंखीरो के हाथ अपने आप खुल जाते हैं। रणवीर सब अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल उसके है एक कोने को फील कर रहा था।